23 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पीवी शैलीज अनफिनिश्ड वर्क। इनमें से कौन सी पीवी शैली का अनफिनिश्ड वर्क है? तो द ट्रम्प ऑफ लाइफ बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या बोला गया है? द ट्रम्प ऑफ लाइफ बाज पीवी शैलीज अनफिनिश्ड वर्क, यानी कि ट्रम्प ऑफ लाइफ पीवी शैली का क्या है? एक अनफिनिश्ड वर्क है। अगला बोला गया है द ट्रम्प ऑफ लाइफ बाज द लास्ट मेजर वर्क बाय पीवी शैली बिफोर हिज डेथ इन 1822। द ट्रम्प ऑफ लाइफ 1822 में अपनी मौत से पहले पीवी शैली का ये लास्ट बड़ा काम था। ये कह सकते हो लास्ट सबसे बड़ा ग्रेट वर्क था। लेकिन इसको अपनी मृत्यु, तब तक इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु से पहले ये इस वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाए, इसीलिए ये वर्क जो है कैसा? अनफिनिश्ड रह गया। अगला सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि पीवी शैली ने ये कविता कहाँ लिखी थी? उस जगह का क्या नाम था? किस जगह पर इस कविता को लिखा गया? तो इस लाइन में आपको पता लगेगा पीवी शैली ने रोड दिस पोइम एट कासा मैग्नी। कहाँ लिखा था? कासा मैग्नी में लिखा था। और कासा मैग्नी एक छोटी सी जगह है, उसमें एक बड़ी जगह है लैरिसी, इटली में है ये, ठीक है। और उस समय अर्ली समर समर शुरू ही हुआ था 1822 का, उस समय इस कविता को लिखा गया। मतलब ये हुआ कि पीवी शैली ने ये कविता 1822 की गर्मियों की शुरुआत में इटली के लैरिसी में कासा मैग्नी में लिखी। अब इसका थोड़ा सा ये मॉडल, कौन सा मॉडल इन्होंने अपनाया पीवी शैली ने, ठीक है, इस कविता को लिखने के लिए? तो ही मॉडल द पोइम रिटन इन टर्जा रिमा ऑन पेटार्क ट्राउनफी एंड दांतेज डिवाइन कॉमेडी। बहुत सिंपल सी बात है कि उन्होंने टर्जा रिमा में लिखी हुई इस कविता को पेटार्क के ट्रायनफी, पेटार्क की कौन सी है? ट्रायनफी से, और दांते की डिवाइन कॉमेडी का आधार बनाया था। इसी के आधार पर, इन दोनों वर्क के आधार पर इन्होंने द ट्रम्प ऑफ लाइफ को लिखा। किसने? पीवी शैली ने। अगला हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर का। बोला गया है अ विंडिकेशन ऑफ नेचुरल राइट, अ रेफुटेशन ऑफ डेजिज्म, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म आर सम ऑफ द फेमस एसेज बाई। यानी कि एक कुछ फेमस एसेज हैं, वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? तीनों ये पीवी शैली के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। किसके द्वारा? पीवी शैली के ये सभी हैं। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। बोला गया है यहाँ पर, देखो क्या बोला गया है। कहा गया है द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, ये इज वन ऑफ द अर्लीस्ट पम्पलेट ऑन दिस सब्जेक्ट टू हैव बीन पब्लिश्ड इन इंग्लैंड। इस विषय पर इंग्लैंड में छपे सबसे शुरुआती पम्पलेट में से एक है। इसमें इट आर्ग्यूज दैट बिलीफ इज नॉट अ वॉलेंट्री एक्ट सिंस इट इज नॉट रेगुलेटेड by reason and so it is a mistake and consider disbelievers to be criminals। बोला गया है कि इसमें तर्क दिया गया कि विश्वास अपनी मर्जी से किया गया काम नहीं है, क्योंकि ये तर्क से रेगुलेट नहीं होता और इसलिए नास्तिकों को अपराधी मानना एक गलती है। 25 नंबर का क्वेश्चन बहुत प्यारा है बट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है आपका, कई बार रिपीटेड है। अडोनिस इज अ पास्टोरल एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ। अडोनिस एक पास्टोरल एलिजी है, किसकी मौत पर लिखी गई? तो जॉन कीट की मृत्यु पर इसको लिखा गया। बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। जरा हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। बोला गया है अडोनिस क्या है? तो ये एक पास्टोरल एलिजी है, किसकी मृत्यु पर? जॉन कीट की मृत्यु पर इसको लिखा गया। कब लिखा गया इसको? तो ये रिटिन की गई 1821 में। इस पोएम में टोटल 55 स्पेंसेरियन स्टेंजा हैं और प्रत्येक स्टेंजा 9 लाइनों का है, और इस तरीके से इस पूरी पोएम में 495 लाइनें हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें बोला गया है कि विच पोएम ऑफ पीवी शैली कंटेन्स दिस लाइन। तो देखो जरा समझो, ये लाइन हमारी है मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको छोड़ रहा हूं। इन लाइनों में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये आपको कमेंट बॉक्स करना है, ठीक है। फिलहाल मैं इस लाइनों का मीनिंग बताता हूँ। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। हमारे सबसे मधुर गीत वही होते हैं जो गहरे दुख की भावना को व्यक्त करते हैं। एक तरफ जब सॉन्ग स्वीटेस्ट हैं तो विचार सैड नहीं हो सकती। जैसे मान लो हम दुखी हैं, दुखी विचार हैं, सॉन्ग सैड, सैड सॉन्ग सुनोगे तो विचार कैसे आएंगे? दुखी वाले। लेकिन अच्छे सॉन्ग सुनोगे तो विचार अच्छे आना चाहिए। बट एक तरफ बोला गया है स्वीटेस्ट सॉन्ग, दूसरी तरफ बोला है सैडेस्ट थॉट। तो अब आपको आइडिया लगा करके बताना है कि टू अपोजिट आइडियाज रखे हैं, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? क्या बोला गया? हमने क्या बताया कि इन पंक्तियों में सिर्फ एक ही बात कही गई है कि मानव जीवन अधूरापन
दुख और लालसा से भरा है, जबकि स्काईलार्क पक्षी का आनंद शुद्ध और दुख रहित है। कभी मानव जीवन की पीड़ा की तुलना प्रकृति के निष्कलंक आनंद से करता है, और इसीलिए उसने ये बात कही कि हमारे सबसे मधुर गीत वही होते हैं जो गहरे दुख की भावना को व्यक्त करते हैं। तो ये लाइनें कहाँ से ली गई दोस्त? तो इन लाइनों को लिया गया है टू आ स्काईलार्क से। किससे? टू आ स्काईलार्क। अच्छा, टू दी स्काईलार्क किसने लिखी, ये भी कमेंट करिएगा। अब हम जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझो। डी ऑप्शन में क्या बोला गया है? टू आ स्काईलार्क इज सैलीज पोइम। टू आ स्काईलार्क किसकी? सैली की पोइम है। इट इज रिटेन, और इसको लिखा गया है इन दी स्प्रिंग। कब? 1820 में। इट रिप्रेजेंट सैलीज थॉट एंड स्टाइल। इसमें सैली के थॉट और स्टाइल की बात की गई है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखो। 27 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, एक बहुत प्यारी सी बात कह दी है कि शैली का springs rejuvenating powers of quickening a new birth in Sally's ode to the west wind is first mentioned through the image of। बोला गया है शैली के ode to the west wind में बसंत के जरिए, किसके? आप बसंत के जरिए नए जन्म को, रिज्यूवनेटिंग का मतलब होता है नया जन्म, रिज्यूवनेटिंग नए जन्म को तेज करने की ताकत का जिक्र सबसे पहले किसकी तस्वीर के जरिए किया गया? फिर रिपीट कर देते हैं, हो सकता है आपको क्वेश्चन समझ ना आया हो। शैली की जो ओ टू दी बेस्ट विंड है, इसमें स्प्रिंग की बात की गई है और स्प्रिंग के रिज्यूवनेटिंग की बात की गई है। रिज्यूवनेटिंग क्या होता है? यानी कि बसंत की नए जन्म, जब बसंत आने वाला होता है उसको बोला जाता है। को तेज करने की ताकत का जिक्र सबसे पहले किसकी तस्वीर के जरिए किया गया? तो पहाड़ियों और मैदानों को भरने वाली नीली बहन। नीली बहन, कल हमने अजोर सिस्टर करके एक वर्ड यूज किया था। अजोर का मतलब होता है नीली। तो अब देखो, तीसरे वाले ऑप्शन को जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा सा समझ आ जाएगा। क्लेरियन कॉल ऑफ द अजोर सिस्टर दैट फिल्स द हिल्स एंड प्लेन्स। क्या कहा गया है? सी में बोला गया है कि पहाड़ियों और मैदानों को भरने वाली अजोर सिस्टर की पुकार। अब जरा हम इसकी, अजोर का मतलब होता है नीला, सिस्टर यानी कि नीली बहन कह सकते हो। जरा इसको पढ़ो। ये लाइनें कहां से? गो टू द बेस्ट विंड से ली गई हैं। फर्स्ट मेंशन थ्रू द इमेज द क्लेरियन कॉल ऑफ द अजोर सिस्टर दैट फिल्स द हिल्स एंड प्लेन्स। 28 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 28 नंबर पे बोला गया है कि द ऑटमन टोन दैट शैली विशेष टू रेप्लिकेट थ्रू हिज वर्स इज। शैली अपनी कविता के जरिए जिस पतझड़ का टोन को दोहराना चाहते हैं, यानी कि पतझड़ टोन कैसी होती है? ऑटम टोन, और जिसको वो रेप्लिकेट करना चाहते हैं, दोहराना चाहते हैं अपनी कविताओं में, यानी कि स्वीट स्वीट थ्रो इन सैडनेस। कैसे करके? उदासी में भी मीठा। जब आप उदास भी हो, दुखी भी हो, तो भी आपके दिमाग में सुंदर विचार आने चाहिए, मीठे विचार आने चाहिए। ठीक है, तो सी को हम देखो। इसके एक्सप्लेनेशन में क्या बोला गया है? बोला गया है शैली ने अपनी कविता के जरिए जिस ऑटम टोन को दोहराना चाहते हैं वह उदासी में भी मीठा है। 29 नंबर का क्वेश्चन, 29 नंबर पे बोला गया है द वाइल्ड स्पिरिट इन ओड टू द वेस्ट विंड इज कॉल्ड डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर बिकॉज। देखो, ओड टू द वेस्ट विंड में किसको पहले डिस्ट्रॉयर बोला गया, नष्ट करने वाला, प्रिजर्वर, फिर बाद में इसको क्या बोला गया? बचाने वाला, यानी कि प्रिजर्वर कहा गया। क्यों कहा गया? तो सी ऑप्शन हमारा इसका सही है। इसलिए बोला गया, देखो इसमें क्या कहा गया है, इट मेक्स द एग्जिस्टिंग लीव्स फॉल एंड कीप द सीड सेफ इन विंट्री बेड टू स्प्राउट अगेन इन स्प्रिंग। यह मौजूदा पत्तियों को गिरा देता है या बीजों को भी गिरा देता है, और उन बीजों को, उन पत्तियों को बसंत में फिर से उगने के लिए सर्दियों में सुरक्षित रखता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? ओ टू दी वेस्ट विंड में और प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर दोनों बोला गया है। ठीक है, वाइल्ड स्पिरिट। अब जरा इसके एक्सप्लेनेशन को समझ लो, हो सकता है कोई पॉइंट आपको सीखने वाला मिल जाए। बोला गया है दी वाइल्ड स्पिरिट इन ओ टू दी वेस्ट विंड। वेस्ट विंड में जो वाइल्ड स्पिरिट है इज कॉल्ड
बाइल्ड स्पिरिट को बोला गया है डिस्ट्रॉयर बोला गया है और क्या बोला गया है, प्रिजर्वर बोला गया है। क्यों बोला गया? बिकॉज इट मेक्स द existing leaves fall and keep the seed safe in wintry bed to sprout again in spring। वो इसलिए बोला गया है ओ टू दी वेस्ट विंड में बाइल्ड स्पिरिट को नष्ट करने वाला और बचाने वाला कहा गया है क्योंकि यह मौजूदा पत्तियों को गिरा देता है और बीजों को बसंत में फिर से उगने के लिए सर्दियों में सुरक्षित रखता है। 30 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, द डिफेंस ऑफ पोइट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वर्क है डिफेंस ऑफ पोइट्री। और मैंने पीवी सैलिक के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क थे उन सभी के लगभग हर एक वर्क पर 40, 50, 30 इस तरीके के एमसीक्यूज दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। पीजीटी इंग्लिश करके हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, तो वहां पर आपको पीजीटी लेवल की जितनी वीडियोज है वो सब मिल जाएंगी। अ डिफेंस ऑफ पोइट्री किसके द्वारा लिखी गई? तो अ डिफेंस ऑफ पोइट्री पीवी शैली के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? पीवी शैली के। देखो यहां से मैं बात करता हूं, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री किसके द्वारा लिखी गई दोस्त? पीवी शैली के द्वारा। इट इज एन एसे रिटन इन 1821 और इसको 1821 में लिखा गया, लेकिन इनके मरने के बाद पोस्टमसली इस एसे को पब्लिश कराया गया था 1840 में। ठीक है, लेटर फ्रॉम अब्रॉड ट्रांसलेशन एंड fragments by Edward Moxon in London. It contains Shelley's famous claim that poets are the acknowledged legislature of the world। बोला ये गया है कि पहली बार 1840 में लंदन में एडवर्ड मॉक्सन द्वारा एसेज, लेटर्स फ्रॉम अवार्ड ट्रांसलेशन और फ्रैगमेंट्स में उनकी मौत के बाद पब्लिश हुआ था। तो किसमें? लेटर्स फ्रॉम अब्रॉड ट्रांसलेशन एंड फ्रैगमेंट, इसमें पब्लिश हुआ था ये ऐसे 1840 में इनके मरने के बाद। लेकिन इसको पब्लिश किसने कराया था? एडवर्ड मॉक्सन ने। ये नाम ध्यान बनाए रखना, एडवर्ड मॉक्सन, और ये पब्लिश हुआ था लंदन में। अगला, इट कंटेन्स शैलीज फेमस क्लेम, और इसी में पीवी शैली का एक फेमस स्पीच है, कभी दुनिया के अनजाने कानून बनाने वाले होते हैं, कभी दुनिया में अनजाने कानून बनाने वाले होते हैं। जो सांसद चुन करके भेजते हैं संसद में, वो तो उनको तो सब जानते हैं कि दुनिया में कानून बनाते हैं, लेकिन जो कवि होते हैं उनको तो कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी समाज को एक दिशा प्रदान करते हैं अपने विचारों से, अपनी कविताओं से। 31 नंबर का क्वेश्चन देख लो, क्या कहा गया है। सैली इज द सेंसी एजेंट। सेंसी क्या है? एक इलेजी है, ध्यान बनाए रखना। सेंसी क्या है दोस्त? एक एलर्जी है। बर्स ट्रेजेडी कह सकते हो। तो यहां से पढ़ लो, 5 एक्ट में होती है ये। सेंसी क्या है? एक बर्स ट्रेजेडी है। ठीक है, 5 एक्ट में लिखी गई, पीवी शैली के द्वारा इसको लिखा गया। पब्लिश कराया गया था इसको लंदन में 1819 में। मॉडल्ड आफ्टर शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, और शेक्सपियरियन की ट्रेजेडी पर ये मॉडल्ड है। इट इज बेस्ड ऑन एन एक्सीडेंट ऑफ रेनेसेंस रोम। रेनेसेंस रोम की बात करते हैं, अर्थात द पर्सिविसी शैली की 5 एक्ट वाली एक कविता है जिसका नाम क्या है? सेंसी है, जो कि एक ट्रेजेडी है, बस ट्रेजेडी कह सकते हो। 1819 में लंदन में पब्लिश हुई। शेक्सपियर की ट्रेजेडी पर आधारित, ए रेनेसा रोम की एक घटना पर आधारित है सेंसी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आपको भूलना नहीं है। मैंने बार बार कहा कि ओ टू द बेस्ट विंड की ये लाइन है, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, इन विच पोएम द शैली कोट्स दिस लाइन अकोर। देखो 32 नंबर पे इसका एक्सप्लेनेशन जरा समझ लो, मैंने पढ़ के तो बता ही दिया आपको। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, मतलब क्या हुआ? थॉर्न्स ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? इसमें जीवन की कठिनाइयों से है। थॉर्न्स ऑफ लाइफ जीवन की कठिनाइयों, दुखों, संघर्षों, इससे मतलब है इसका। अर्थात कवि कहता है कि वह जीवन के कांटों पर गिर पड़ा है, उसके जीवन में दुख ही दुख है, दुखों का पहाड़ आ गया है, घायल हो गया है दुखों से, अर्थात वह मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा दुखी है। वो मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा दुखी है और भावनात्मक रूप से भी बहुत ज्यादा दुखी है। अर्थात इसमें जो पीवी शैली है वो अपनी व्यक्तिगत वेदना, जीवन की कठोर वास्तविकताओं से जो उत्पन्न पीड़ा है, दुख है, और मुक्ति की उम्मीद का वर्णन करते हैं। वे प्रकृति में बेस्ट विंड से शक्ति और पुनर्जीवन की याचना करते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है
आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, बहुत इंपॉर्टेंट है ओ टू द वेस्ट विंड की। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओ टू दी बेस्ट विंड किसके द्वारा लिखी गई, पीवी शैली के द्वारा इसको लिखा गया है 1819 में। कहाँ लिखा गया है, नियर फ्लोरेंस इटली। ठीक है, अगला 33 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, इनमें से कौन सा, चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा दोस्त मिसमैच्ड है। तो आप खुद ही देख लो इसमें कौन सा मिसमैच्ड है। विलियम बसवर्थ का द ग्रीन लेलेट है, विलियम बसवर्थ का टू दी कुको है, विलियम बसवर्थ का टू दी स्काईलार्क है, लेकिन विलियम बसवर्थ का टू आ स्काईलार्क नहीं है। टू आ स्काईलार्क पीवी शैली ने लिखा दोस्त, किसने लिखा, पीवी शैली ने। और टू दी स्काईलार्क किसने लिखा, विलियम बसवर्थ ने। तो देखो सिर्फ आर्टिकल का डिफरेंस है, डी लग जाए तो विलियम बसवर्थ पे जाओगी, आ लग जाए तो पीवी शैली पर जाओगे, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब ये टू स्काईलार्क पीवी शैली के द्वारा कब लिखा गया, जून 1820 में। ठीक है, 34 नंबर का क्वेश्चन देख लो क्या है। 34 नंबर पे बोला गया है पीवी शैली के बारे में इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है। तो देखो चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, पहला स्टेटमेंट पढ़ करके देखते हैं। दी अनफिनिश्ड वर्क, सही बात है, ट्रम्प ऑफ लाइफ हमारी कैसी है, पीवी शैली की अनफिनिश्ड वर्क है। दूसरा, ड्राइव्ड मैटेरिकली एंड थेमेटिकली फ्रॉम दांते एंड पेटार्क, ये भी बात बिल्कुल सही है इसमें, यानी कि जो इनका अनकम्प्लीट वर्क है दी ट्रम्प ऑफ लाइफ, वो मैट्रिकली और थेमेटिकली दांते और पेटार्क से लिया गया, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट हम जाते हैं बी और सी पर, बी देख लेते हैं। बोला गया है सब टाइटल ऑफ अडोनिस इज द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, नहीं भाई, स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड जो है वो अडोनिस का सब टाइटल नहीं है, अलास्टर का है। किसका है दोस्त, अलास्टर। ए तो ध्यान बनाए रखना, यही स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। सी वाला पढ़ लो, सी में क्या बोला गया है, हेलास इंस्पायर्ड बाय ग्रीक रेबेलियन अगेंस्ट द ऑटोमन रूलर्स, हेलास ऑटोमन शासकों के खिलाफ ग्रीक विद्रोह से प्रेरित है, बिल्कुल सही बात है, हेलास जो है वो ग्रीक विद्रोह पर ही आधारित है। अलास्टर शैली हैज प्रेजेंटेड एन अकाउंट ऑफ क्वेस्ट ऑफ अ यंग पोइट, अलास्टर में शैली ने एक यंग पोइट की खोज का ब्यौरा दिया है, बिल्कुल सही बात है। और अलास्टर को ही एक अन्य नाम है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ठीक है, अब जरा हम पढ़ के देख लेते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन की ओर जाते हैं। बोला गया है कि जो अडोनिस है वो एक पास्टोरल इलेजी है, जॉन कीट की मृत्यु से दुखी होकर के पीवी शैली ने इसको लिखा है 1821 में। द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड की बात करते हैं तो इसका अनदर टाइटल क्या है, अलास्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है कि डेथ ऑफ कीट बाज कमोमरेड बाई शैली इन हिज इलेजी, बहुत प्यारी सी बात कह दी। जॉन कीट की मौत पर शैली ने अपने कौन से पोस्टरल इलेजी में जॉन कीट को याद किया, तो अडोनिस में। हम सीधे सीधे भाषा में ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन को कि पीवी शैली ने जॉन कीट की मृत्यु से दुखी होकर या जॉन कीट को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उन्होंने एक पास्टरल इलेजी की रचना की, और उस पास्टरल इलेजी का नाम क्या था, अडोनिस था। ठीक है ना। अच्छा, लैसिडस भी हमारी पास्टरल एलेजी है। एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड जो है वो हमारी पर्सनल एलेजी है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लो क्या बोला गया है इसमें। बोला गया है ये जो अडोनिस है वो एक पास्टरल एलेजी है, जॉन कीट की मृत्यु पर इसको लिखा गया। ठीक है, 1821 में लिखी गई, 55 स्पेंसरियन स्टेंजा है, इस पोएम में टोटल लाइनें 495 हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 36 नंबर के क्वेश्चन में देखो बोला गया है लैरिकल ड्रामा। तो सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखो कि ये जो हेलास है वो एक लैरिकल ड्रामा है, किसके द्वारा, पीवी शैली के द्वारा लिखा गया है, वाज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। पीवी शैली के द्वारा लिखा गया लैरिकल ड्रामा हेलास असल में इनमें से किस घटना से प्रेरित था, तो कौन सी घटना से प्रेरित था दोस्तों, ग्रीक में एक लिबरेशन के ऊपर युद्ध हुआ था, तो ग्रीक बार ऑफ लिबरेशन, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रीक बार ऑफ लिबरेशन, ग्रीक बार ऑफ लिबरेशन। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। हेलास इस शैली का बर्स लैरिकल ड्रामा है, 1821 में इसको लिखा गया है और उसके अगली साल इसको पब्लिश कराया गया था 1822 में।
इट वाज शैलीज लास्ट पब्लिश्ड पोइम, और ये हेलास जो है शैली की अंतिम पब्लिश्ड पोइम है ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। इट इज, क्योंकि 22 में ही पीबी शैली की मृत्यु हो जाती है। इट इज आउटकम ऑफ ग्रीक रेवोल्यूशन अगेंस्ट द टर्किश इंस्पायर, सो पीबी शैली वाज बेसिकली इंस्पायर्ड द इवेंट ऑफ द ग्रीक वार ऑफ लिबरेशन। बोला गया है इस शैली की जिंदगी में उनकी आखिरी पब्लिश हुई कविता थी। यह तुर्की साम्राज्य के खिलाफ ग्रीक क्रांति का नतीजा था, परिणाम था। इसलिए पीबी शैली असल में ग्रीक मुक्ति संग्राम की घटना से प्रेरित थे, और प्रेरित होकर के उन्होंने इस हेलास को, इस पोइम को लिखा, लिरिकल ड्रामा को। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। दीज पोइटिक लाइन्स आर अकर इन विच ऑफ द पोइम बाय शैली। अब वो पोइटिक लाइन कौन सी हैं? बोला गया ये कविता की लाइनें शैली की किस कविता से ली गई हैं, तो वो पोइटिक लाइन यहां से देख लीजिएगा, ये है। ये वाली जो पोइटिक लाइन है, ये वाली जो पोइटिक लाइन है वो कहां से ली गई है, आपको ये बताना है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 2-3 बार इसको रिपीट भी कर चुका हूं, लेकिन फिर रिपीट करूंगा। लाइनें क्या है हमारी? वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, आवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉड, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। इन पंक्तियों में शैली मानव जीवन की दुख भरी सच्चाई को व्यक्त करते हैं। पहली लाइन कहते हैं वो, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, मनुष्य हमेशा या तो अतीत के बारे में देखेगा, सोचेगा, या भविष्य के बारे में सोचता रहता है। तो इसीलिए इस लाइन को लिखा, बी लुक बिफोर एंड आफ्टर, मनुष्य हमेशा बीते हुए समय यानी कि अतीत और भविष्य के बारे में सोचता रहता है। दूसरी लाइन है, एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, और हम अक्सर उस चीज के लिए दुखी होते हैं जो हमारे पास नहीं है। ये भी सत्य बात है, जो चीज है उसकी हम कभी कद्र नहीं करते, लेकिन जो चीज हमारे पास नहीं है उस चीज के लिए हमेशा हम लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। तब अगली लाइन में हमारे पीबी शैली कहते हैं, आवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉड, हमारी सच्ची हंसी में भी कहीं ना कहीं दर्द छिपा होता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, वो अपने अंदर ही अंदर दुख को छुपा करके अपने लबों पर, होठों पर मुस्कुराहट रखता है, जिससे कि लोगों को पता ना लगे ये व्यक्ति अंदर से कितना टूटा हुआ है, ये व्यक्ति अंदर से कितना दुखी है, ठीक है। तो इसीलिए इन लाइनों को पीबी शैली कहते हैं, हमारी सच्ची हंसी में भी कहीं ना कहीं दुख दर्द छिपा होता है। फिर आखिरी लाइन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है पीजीटी के, और ये लाइन आपको नहीं भूलना है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल अस आवर सैडेस्ट थॉट, हमारे सबसे मधुर गीत वही होते हैं जो गहरी दुख में भावना व्यक्त करते हैं। यानी कि इन पंक्तियों में शैली ये दिखाते हैं, मानव जीवन अधूरापन दुख, मानव जीवन अधूरापन दुख लालसा से भरा हुआ है। सुख दुख ये जीवन का हिस्सा है, हमें परेशान नहीं होना है। जबकि स्काईलार्क पक्षी का आनंद शुद्ध और दुख रहित है। कभी मानव जीवन की जो दुख है, पीड़ा है, उनकी तुलना प्रकृति के निष्कलंक आनंद से करते हैं। और इसलिए ये जो लाइनें हैं वो कहाँ से ली गई हैं, आपको सिर्फ इतना बताना है, सॉरी आपको बताना है, हाँ यही बताना है कहाँ से ली गई, तो टू आ स्काईलार्क से इन लाइनों को लिया गया है। अब टू आ स्काईलार्क, हमने लाइनों को तो बहुत डिटेल कर दिया, अब इसको लिखा किसने? पीबी शैली ने लिखा, वेरी गुड। स्प्रिंग सीजन में, स्प्रिंग 1820 में इसको लिखा गया, ये भी सही बात। टोटल पोइम में कितने स्टेंजा हैं? 21 स्टेंजा हैं। प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं? 5 लाइनें हैं, ठीक है। अगला 38 नंबर का क्वेश्चन देख लो, दीज लाइन्स डिस्क्राइब, इन लाइनों में किसको डिस्क्राइब किया गया है? तो वही ऊपर वाली लाइनें हैं, टू आ स्काईलार्क को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। किसको? टू आ स्काईलार्क, स्काईलार्क को डिस्क्राइब किया गया है। अगला, अच्छा इसमें एक पॉइंट है, ये देख लीजिएगा, टू आ स्काईलार्क रिटन बाय पीबी शैली, दिस पोएम वाज रिटन इन जुलाई 1820 और पब्लिश्ड विद प्रोमेथियस अनबाउंड के साथ, जिस साल प्रोमेथियस अनबाउंड आई थी उसी साल इसको भी पब्लिश कराया गया था। और आगे अब देख लो भाई 39 नंबर पे, ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, नहीं वीडियो बड़ा लंबा हो जाती है। एज अ पोइट contributed a new quality to English literature, a quality of ideality, freedom and spiritual audacity। बड़ी अच्छी बात कह दी। 39 नंबर पे पूछा बस इतना गया है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा समझना
कि एक कवि के तौर पर, एक कवि के तौर पर पीवी शैली ने इंग्लिश लिटरेचर में एक नई क्वालिटी दी। वो नई क्वालिटी कौन कौन सी दी? आइडियलिटी की, फ्रीडम की, स्पिरिचुअल ऑडेसिटी की क्वालिटी दी थी। तो अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कभी ये क्वेश्चन मत भूलना। एज अ पोइट, पोइट के रूप में कंट्रीब्यूटेड किया अ न्यू क्वालिटी टू इंग्लिश लिटरेचर। और न्यू क्वालिटी कौन सी कंट्रीब्यूट की? अ क्वालिटी ऑफ आइडियलिटी, फ्रीडम, स्पिरिचुअल ऑडेसिटी। किसने? पीवी शैली ने। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन पे बढ़ते हैं। बोला गया एज अ पोइट किसने? पीवी शैली ने कंट्रीब्यूटेड किया न्यू क्वालिटी को, किसमें? इंग्लिश लिटरेचर में। और कौन कौन सी वो क्वालिटी थी? नंबर एक, क्वालिटी ऑफ आइडियलिटी। नंबर दो, फ्रीडम। नंबर तीन, स्पिरिचुअल ऑडेसिटी। एक कवि के तौर पर पीवी शैली ने इंग्लिश लिटरेचर में एक नई क्वालिटी दी। और वो नई क्वालिटी कौन कौन सी थी? आइडियलिटी, फ्रीडम, स्पिरिचुअल ऑडेसिटी की क्वालिटी। ठीक है, 40 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 40 नंबर का क्वेश्चन है भाई, प्रोमेथियस अनबाउंड वाज अ पोएटिक ड्रामा बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट। प्रोमेथियस अनबाउंड इनमें से किस कवि का पोएटिक ड्रामा है? तो पीवी शैली ने प्रोमेथियस अनबाउंड लिखा। और कब लिखा? 1820 में। अब जरा हम इसके एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। प्रोमेथियस अनबाउंड ये क्या है? एक पोएटिक ड्रामा है दोस्त। सबसे पहली बात, किसके द्वारा लिखा गया? पीवी शैली के द्वारा लिखा गया। इसमें 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा है। तो ये चीज ध्यान बनाए रखना है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो प्रोमेथियस अनबाउंड है इसमें टोटल कितने एक्ट हैं? 4 एक्ट का लिरिकल ड्रामा है, जो कि पहली बार 1820 में पब्लिश हुआ था। अच्छा, प्रोमेथिया से इंस्पायर्ड है, जिसका क्रेडिट एसिलस को जाता है। ये ध्यान बनाए रखना, ये जो प्रोमेथियस अनबाउंड है वो प्रोमेथिया से इंस्पायर्ड है, विच इज एट्रीब्यूटेड टू एसिलस। 41 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ओड टू स्काईलार्क। ओड टू स्काईलार्क की राइम स्कीम क्या है? इतना इजी सवाल पूछ लिया गया है। कौन सा है? ए बी, ए बी, बी, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला 42 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 42 नंबर पे बोला गया टू सफर बोझ विच होप थिंग्स इनफाइनाइट इज रिटन बाय पीवी शैली। किसके द्वारा ये लिखा गया है? पीवी शैली के द्वारा इसको लिखा गया है। अब देखो इसमें बोला क्या है? टू सफर बोझ विच होप थिंग्स इनफाइनाइट, ये पीवी शैली द्वारा लिखी गई। और ये भी लाइनें कहां से हैं? प्रोमेथियस अनबाउंड की ही लाइनें हैं। ध्यान बनाए रखना, किसकी हैं? प्रोमेथियस अनबाउंड की हैं। जरा इसको समझो। ऐसे दुख सेना जिन्हें होप अनंत समझती है, मतलब क्या होगा? थोड़ा विस्तार से समझते हैं हम इसको, इस लाइन को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और विस्तार से तो समझना ही पड़ेगा भाई, है ना। यहां पर कवि मानव जीवन के गहरे दुख और कष्टों की बात करते हैं। होप थिंग्स इनफाइनाइट का अर्थ है कि कभी कभी हमें अपने दुख इतने बड़े और अंतहीन लगते हैं कि लगता है वे कभी समाप्त ही नहीं होंगे। ये पंक्ति साहस, धैर्य, संघर्ष की भावना को दर्शाती है। प्रोमेथियस अनबाउंड में शैली ने स्वतंत्रता, संघर्ष और अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह की भावना को व्यक्त किया है। यह पंक्ति प्रोमेथियस अनबाउंड से ली गई है। इसमें शैली के मानव के अति असीम प्रतीत होने वाले दुखों और संघर्षों का चित्रण किया गया है। इसीलिए टू सफर बोझ दैट होप थिंग्स इनफाइनाइट, यानी कि ऐसे दुख सहना जिनके अंत होने की उम्मीद बहुत कम हो। अब जरा इसके एक्सप्लेनेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कहा गया है? हमने कहा ये जो पीवी शैली की इंस्पायरेशनल कोट है, ठीक है, टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ लव, और इसमें वैल्यू ऑफ लव के बारे में वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या कह दिया? ये तो लाइनें हम समझा ही चुके, दोबारा नहीं समझाएंगे। अकोर्स ये कहा, ये लाइनें कहा? प्रोमेथियस अनबाउंड की लाइनें हैं। और ये एक लिरिकल ड्रामा है, 1819 में लिखा गया, 1820 में ये पब्लिश हुआ। 43 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है? लाइफ लाइक अ डोम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास। फिर आगे इसी में बोला गया है स्टेन्स द वाइट radiance of eternity until death tramples it into fragments, the above line occurs। कितना अच्छी लाइनें हैं, लेकिन आपको समझ आ जाना चाहिए अच्छे से। लाइफ लाइक अ डोम ऑफ मैनी, जरा इसे ऐसे कर लेते हैं, तब आपको ये पूरा क्वेश्चन दिखेगा, है ना। अब मैं इसको कर देता हूं। अब देखो प्यार से,
Life like a dome of many colored glass stains the white radiance of eternity until death trembles it to fragments. मतलब क्या हुआ इसका? मैंने पढ़ दिया आपको, लेकिन मतलब भी तो समझ आना चाहिए, क्योंकि जब तक मतलब समझ नहीं आएगा तब तक आप इसको बेहतर नहीं समझ सकते, अच्छा नहीं समझ सकते। शैली जीवन की तुलना बहुरंगी कांच के गुंबद, जो मैनी कलर्ड ग्लास डोम, डोम का मतलब होता है गुंबद। तो यहाँ पर जो पीबी शैली है ना, वो जीवन की तुलना जैसे गुंबद में मल्टी कलर्ड होते हैं, बहुत सारे कलर के शीशे लगे होते हैं, तो बहुरंगी कांच के गुंबद जो होते हैं, गुंबद में बहुत सारे कांच के शीशे के अलग अलग कलर के लगे होते हैं, उनसे करते हैं। बाइट रेडेंस ऑफ इटर्निटी फिर शब्द यूज हुआ है। बाइट रेडेंस ऑफ इटर्निटी से मतलब यह है कि अनंत और शुद्ध सत्य यानी कि दिव्य प्रकाश। जीवन के विभिन्न अनुभव, इच्छाएं और सीमाएं उस शुद्ध अनंत प्रकाश को ढक देती हैं या उसे रंगीन बना देती हैं। जब मृत्यु आती है तो वह इस रंगीन गुंबद को तोड़ देती है, अर्थात आत्मा फिर से शुद्ध अनंत प्रकाश में मिल जाती है। मतलब यह है इन पंक्तियों में पीबी शैली जीवन की अस्थिरता और मृत्यु के बाद आत्मा की इटर्निटी का गहरा दार्शनिक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। एक कविता उन्होंने कीट्स की मृत्यु पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लिखी थी, ध्यान बनाए रखना, ठीक है। अब जरा समझ लेते हैं कि ये लाइनें कहाँ से अडोनिस से लिखी है। तो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार रिपीट करोगे अपने आप याद हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लो, ये जो लाइनें हैं वो पास्टोरल इलेजी अडोनिस से ली गई हैं, ठीक है। और इलेजी ए डेथ ऑफ जॉन किट की मृत्यु पर दुखी होकर के इस इलेजी को लिखा गया, पीबी शैली ने लिखा है, ठीक है, 1821 में लिखी गई। और ये इसमें टोटल 55 स्पेंसेरियन स्टेंजा हैं और 495 लाइनें हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन बोल दिया है, विच फेमस रोमांटिक पोइम बिगिंस विद द लाइन हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट वर्ड दाउ नेवर वर्ड। क्या कहा गया है? बोल दिया हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट वर्ड दाउ नेवर वर्ड। पहले तो हेल टू दी का मतलब समझो। हेल टू दी तुम्हें प्रणाम है, वंदन है, अभिनंदन है। ब्लिथ स्पिरिट का मतलब होता है आनंदमय आत्मा। बर्ड दाउ नेवर बर्ड का मतलब होता है तुम वास्तव में केवल एक साधारण पक्षी नहीं हो, अर्थात यहाँ पर स्काईलार्क, आकाश में गाना गाने वाला पक्षी, उसको संबोधित करते हुए कहते हैं उससे केवल एक कि वह केवल एक पक्षी नहीं बल्कि आनंद और शुद्ध आत्मा का प्रतीक है। ये पंक्ति टू आ स्काईलार्क कविता की आरंभिक पंक्ति है, शुरुआती पंक्ति है, जिसमें शैली प्रकृति के माध्यम से शुद्ध आनंद और दिव्य प्रेरणा का वर्णन करते हैं। कौन सी? हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट बर्ड दाउ नेवर वर्ड। किसकी? टू आ स्काईलार्क दोस्त, टू आ स्काईलार्क। कंफ्यूजन नहीं होना है कहीं से। टू आ स्काईलार्क पोइम पीबी शैली के द्वारा लिखी गई है, 18 जून 1820 में लिखी गई। ये एक अनकन्वेंशनल फॉर्म फीचर अ सॉन्ग लाइन राइम स्कीम एंड बाउंसी रिदम दैट सबटली मिमिक्स द स्काईलार्क कॉल्स। 45 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है शैली वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्यू टू द पब्लिकेशन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त। शैली को, तुम्हें पता है शैली को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्यों निकाला गया था? भाई पीबी शैली को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्यों निकाला गया? क्योंकि इन्होंने एक वर्क लिखा था, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, तो उसी कारण इनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। तो क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि शैली को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कौन सी किताब के पब्लिकेशन की वजह से निकाल दिया? तो इन्होंने एक किताब को पब्लिकेशन कराया था, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आंसर में हम आते हैं, बोला गया द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म एक ऐसे है ऑन एथिज्म, नास्तिकता पर। थीज्म आस्तिक होता है, अथीज्म नास्तिक होता है। इंग्लिश पोइट पीबी शैली के द्वारा ये लिखा गया, प्रिंटेड 1811 में ये प्रिंट किया गया। इन विच फॉर विच ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड, इनका एक और दोस्त था थॉमस हॉग, वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड। अब तो आपको समझ आ गया होगा दोस्त कि द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म इंग्लिश कवि पीबी शैली की एथिज्म पर एक निबंध है जो कि 1811 में पब्लिश हुआ था, जिसके लिए उन्हें और इनका एक दोस्त था थॉमस हॉग के साथ ऑक्सफोर्ड, दोनों को ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया। 46 नंबर का क्वेश्चन देखो। 46 नंबर पे बोला गया है कि इफ कम्स कैन बी फार बिहाइंड, इसमें क्या भरा जाएगा? तो इफ
विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप विशेष ध्यान रखना। अ, ये लाइन जो है कहाँ से, ओ टू द बेस्ट विंड से ली गई है। और लाइन क्या है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, आपको मतलब भी तो आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। यदि सर्दी आती है तो क्या बसंत दूर हो सकता है। यहाँ विंटर जो है, अब यहाँ पे दो सीजन का जिक्र हुआ, एक विंटर सीजन का जिक्र हुआ और दूसरा स्प्रिंग सीजन का जिक्र हुआ। विंटर दुख और निराशा, कठिन समय का प्रतीक होता है, आप जानते हो। जो जाड़ा होता है वो दुख, निराशा या जो हार्ड टाइम होता है हमारा, कठिन समय होता है, बुरा समय, उसका प्रतीक माना जाता है, सिंबल माना जाता है। दूसरी तरफ एक और है स्प्रिंग, उम्मीद, आशा, नए जीवन, पुनर्जन्म, इन सब का प्रतीक होता है। तब शैली कहना चाहते हैं कि जीवन में चाहे कितना भी कठिन समय, यानी कि कितना भी विंटर आए, उसके बाद आशा और सुख का समय यानी कि स्प्रिंग अवश्य आएगा। मतलब यह है, यहाँ पे आशावाद को संदेश देते हैं। हर अंधकार के बाद प्रकाश और हर दुख के बाद सुख अवश्य आता है, उस सेंस में इसको बोला गया है। तो इसमें शैली, इस लाइन में शैली की ऑप्टिमिज्म दिखती है कि विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। समझ गए क्यों हमने ऐसा बोला, पूरा समझा करके बता दिया कि सुख ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में हमेशा दुख ही दुख रहेगा। अरे दुख आया तो सुख भी आएगा और सुख आया है तो दुख भी आएगा, पैरेलल चलता है। आसमान है तो पृथ्वी भी है, ठीक है, बड़ा है तो छोटा भी है, आकाश है तो पाताल भी है, ऊपर है तो नीचे भी है, यानी कि हर एक शब्द का विलोम है ना। तो सुख है तो दुख भी है। क्यों आप सुख में बहुत ज्यादा खुश होने का प्रयास करते हो और दुख में बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो। अरे एक समय बाद जाना है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। तो हर अंधकार के बाद प्रकाश आएगा और हर दुख के बाद एक सुख अवश्य आएगा। ये लाइनों में ये समझाने का कोशिश करते हैं हमारे पीबी शैली। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम यूजेस टर्जरिमा। अब कुछ पोइम्स के नाम दे रखे हैं, चार ऑप्शन आपके सामने। इनमें एक पोइम ऐसी है जिसमें टर्जरिमा का यूज किया गया है, तो पीबी शैली का कौन सा है, ओ टू दी वेस्ट विंड। अब देखो टर्जरिमा जो स्टेंजा है वो 3 लाइन्स का स्टेंजा है, तो इसे हम टर्सेट भी कहते हैं। ठीक है, इसकी राइम स्कीम ये होती है और इसको पीबी शैली ने लिखा है। इस पोइम का नाम है टर्जरिमा, जिसमें यूज किया गया ओ टू द वेस्ट विंड, इसी में टर्जरिमा का यूज हुआ है। 48 नंबर का क्वेश्चन देखो, टीच मी half the gladness that thy brain must know, such harmonious madness from my lips would flow the world should listen then as I am listening now। इम्पॉर्टेंट है, ये पीबी शैली की ही कविता एक है, ओ टू अ स्काईलार्क, वहीं से इस लाइनों को लिया गया है। यहाँ कवि स्काईलार्क, आकाश में गाने वाला पक्षी, उससे कहता है टीच मी हाफ द ग्लैडनेस। क्या कहता है, टीच मी हाफ द ग्लैडनेस, मुझे अपने आनंद का आधा भी सिखा दो, मुझे अपनी खुशी का आधा भी सिखा दो। दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, जो आनंद तुम्हारा मन जानता है। फिर कहते हैं यदि मुझे वह आनंद मिल जाए तो मेरे होठों से भी वैसी ही मधुर और सामंजस्यपूर्ण कविता, हारमोनियस मैडनेस, बहने लगेगी, तब पूरी दुनिया मुझे वैसे ही सुनेगी सुनेगी जैसे मैं अभी तुम्हें सुन रहा हूँ। मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, द वर्ल्ड शुड लिसन देन आई एम लिसनिंग नाउ। कितनी एक एक लाइन ऐसी है पीबी शैली की, यकीन मानो बहुत अच्छी। तो वो कहते हैं इन पंक्तियों में पीबी शैली कि मानव जीवन की अधूरी खुशी की तुलना स्काईलार्क के शुद्ध और पूर्ण आनंद से करते हैं। कवि चाहता है कि उसे भी वैसी ही निर्मल प्रेरणा और आनंद मिले ताकि उसकी कविता पूरी तरह से प्रभावित कर सके। तो पीबी शैली की ये वो टू सॉरी ओड, क्या बोल रहा हूँ, टू स्काईलार्क से, टू स्काईलार्क जो है 1820 में आई है, ध्यान बनाए रखना। 49 नंबर का क्वेश्चन, 49 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है पीबी शैली जूलियन एंड मडालो। पीबी शैली का जूलियन एंड मडालो इज द कन्वर्सेशनल बिटवीन जूलियन एंड काउंट मडालो, हु डू दीज टू कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स। बोला गया है कि पीबी शैली के जूलियन एंड मडालो में जूलियन और काउंट मडालो के बीच बातचीत है।
ये दोनों कैरेक्टर किससे दिखाते हैं, जूलियन किसको रिप्रेजेंट करता है और मडालो किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये बात आपको बताना है। तो आंसर में हम लोग चलते हैं। देखो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, जूलियन रिप्रेजेंट सैली। जूलियन किसको बोला गया, पीवी सैली को, और काउंट मडालो किसको बोला गया, बायरन को। ठीक है, तो अब ध्यान बनाए रखना। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लो एक बार। एक्सप्लेनेशन में बोला गया है कि जूलियन एंड मडालो एक कन्वर्सेशनल पोइम है जो कि 1818 और 19 में लिखी गई। इस पोइम में 617 लाइनें हैं। इंजम्बल्ड हीरोइक कपलेट में इसको पीबी शैली द्वारा लिखा गया और इसको पास्थमसली पब्लिश कराया गया था 1824 में। दिस पोइम इज इंस्पायर्ड बाई, और ये पोइम इंस्पायर्ड है कन्वर्सेशन शैली विद द बायरन इन वेनिस। और ये ध्यान बनाए रखना, ये वार्तालाप वेनिस में होता है 1818 में। तो कितनी अच्छी बात बोल दी है। इस पोइम में टोटल कितनी लाइनें हैं, 617 लाइनें हैं कि एक कविता है जो उनके मरने के बाद 1824 में पब्लिश हुई। इसके बाद बायरन क्या लिखा है, ये कविता 1818 में वेनिस में शैली और बायरन के बीच हुई बातचीत से प्रेरित है। ठीक है, कहाँ, वेनिस, वेनिस, ध्यान बनाए रखना। 50 नंबर का क्वेश्चन, द मास्क ऑफ एनार्की बाय शैलीज इज। शैली की एक है द मास्क ऑफ एनार्की, वो क्या है। तो शैली की मास्क ऑफ एनार्की क्या है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अ पोइम ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट रिटन इन रिस्पॉन्स टू पेटरलो मसक्करी। ठीक है, यानी कि पीटरलो मसक्कर के जवाब में लिखी गई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की एक कविता है। ठीक, ध्यान बनाए रखना, मास्क ऑफ एनार्की पेटरलो मसक्करी के जवाब में लिखी गई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की एक कविता है जिसका नाम है द मास्क ऑफ एनार्की। ये ब्रिटिश पॉलिटिकल पोइम है, 1819 में इसको लिखा गया था। हम जरा इसके एक्सप्लेनेशन पे चर्चा कर लेते हैं तब बताते हैं। मास्क ऑफ एनार्की एक ब्रिटिश पॉलिटिकल पोइम है, इसको 1819 में लिखा गया था पीबी शैली के द्वारा, फॉलोइंग दी पेटरली मसक्करी ऑफ दैट ईयर। इन हिज कॉल फॉर फ्रीडम, it is perhaps the first modern statement of the principle of non-violence resistance. द मास्क ऑफ एनार्की एक ब्रिटिश पॉलिटिकल कविता है जिसे 1819 में पर्सी बिशी शैली ने उस साल के पेट्रोलो मसकरी के बाद लिखा था। आज़ादी की अपनी अपील में ये शायद अहिंसक अहिंसक नॉन वायलेंस विरोध के सिद्धांत का पहला मॉडर्न स्टेटमेंट है। 51 नंबर का हमारा क्वेश्चन कौन सा है, बोला गया है सम क्रिटिक्स कॉल हिम इनइफेक्चुअल येट अलोंग विद ब्लैक। फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इज द नियरेस्ट एग्जांपल ऑफ पोएट एज अ प्रॉफिट इन लाइफ ही सफर्ड मोर देन ब्लैक। मतलब ये हुआ, कुछ क्रिटिक्स उन्हें बेअसर कहते हैं, इनइफेक्चुअल कहते हैं, फिर भी ब्लैक के साथ जो पीबी शैली एक कवि के तौर पर सबसे करीबी उदाहरण है। किसके साथ, विलियम ब्लैक के साथ। कौन, पीबी शैली एक कवि के तौर पर, एक प्रॉफिट के तौर पर सबसे करीबी एग्जाम्पल हैं। जिंदगी में उन्होंने ब्लैक से ज्यादा दुख झेले हैं। ब्लैक ने क्या दुख झोले झेले जितने पीबी शैली ने झेले हैं, ऐसा बोला गया। इन लाइफ ही सफर्ड मोर देन ब्लैक, यही तो बोला गया है। अब इसके एग्जाम्पल की ओर हम लोग बात करते हैं। बाकी यहां तक तो सेम हम समझा ही चुके हैं। पीबी शैली का जन्म 4 अगस्त 1792 को हुआ है और इनकी मृत्यु 8 जुलाई 1822 को होगी। बाजबान ऑफ द मेजर इंग्लिश पोइट, रोमांटिक पोइट कहलाते हैं एंड इज रिगार्डेड सम एज among the finest lyric as well as the most influential poet in the English language। और कुछ लोग इन्हें इंग्लिश भाषा के सबसे बेहतरीन लिरिक और सबसे प्रभावशाली कवियों में से एक मानते हैं। अगला 52 नंबर का देख लीजिए क्या बोला है। 52 नंबर पे कहा है, हाउ डज शैली इन हिज ओ टू द बेस्ट विंड कंपेयर हिमसेल्फ टू द विंड। शैली ने अपनी ओ टू द बेस्ट विंड में खुद की तुलना विंड से, हवा से कैसे की है, तो उतना ही बेकाबू, तेज और घमंडी। मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, किससे, एज टेमलेस स्विफ्ट एंड प्राउड, एज टेमलेस स्विफ्ट एंड प्राउड। ओ टू द बेस्ट विंड में कंपेयर हिमसेल्फ टू द विंड, तो एज टेमलेस, टेमलेस का मतलब बेकाबू एकदम,
और स्विफ्ट मीन्स तेज होता है, प्राउड मीन्स घमंडी। एग्जाम, अब एक्सप्लेनेशन देख लो। बोला गया है कि सैली इन हिज ओड टू द बेस्ट विंड कंपेयर हिमसेल्फ टू द विंड एज टेमलेस स्विफ्ट एंड प्राउड। तो ये लाइन याद बनाए रखना, अगर आपसे पूछे कि सैली ने ओ टू द बेस्ट विंड में अपने आप की तुलना विंड से की है, किस तरीके से, जैसे विंड जो है एकदम टेमलेस स्विफ्ट और प्राउड होती है, वैसे ही कौन, पीबी सैली। दिस ओड सैली इज रिटन, ये जो ओड है सैली का वो लिखा गया 1819 में। कहा, किस जगह पर, नियर फ्लोरेंस इटली, फ्लोरेंस के पास इटली में लिखा गया। सम हैव इंटरप्रिटेटेड द पोएम एज द स्पीकर lamenting his inability to direct help those in England owing to his being in Italy। वो ये भी कहते हैं कि पीवी सैली टू दी बेस्ट विंड में अपनी तुलना हवा से की है, उतनी ही बेकाबू, तेज और घमंडी सैली की यह कविता 1819 में इटली के फ्लोरेंस के पास में लिखी गई। कुछ लोगों ने इस कविता का मतलब यह निकाला कि बोलने वाला इटली में होने के वजह से इंग्लैंड में रहने वालों की सीधी मदद ना कर पाने पर दुख जता रहा है। अगला हमारा है, बोला गया है इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ हिज ओड टू द बेस्ट विंड सैली इनवोक्स द बेस्ट विंड टू मेक हिम हिज। तो ये तो बहुत इजी है कि अपने ओड टू द बेस्ट विंड के आखिरी स्टेंजा में पीवी सैली बेस्ट विंड को अपना बनाने के लिए बुलाते हैं। तो क्या बनाने के, लायर, कि मेक हिम हिज लायर। लायर मीन्स क्या होता है, एक वीणा होती है। यहां पर समझो, इन दी लास्ट स्टेंजा ओ टू द बेस्ट विंड के लास्ट स्टेंजा में पीवी सैली इन्वोक करते हैं। ठीक है, किसका इन्वोक करते हैं, बेस्ट विंड का, है ना। आखिरी स्टेंजा में पीवी सैली बेस्ट विंड को अपना लायर बनाने के लिए बुलाते हैं और वो उनसे कहते हैं टू मेक हिम, उसे बना लें, हिज लायर, अपना लायर बना लें। इन द लास्ट स्टेंजा में द पोइट बिकम्स the wind's instrument his lyre। This is the symbol of poet's own passivity toward the wind। He becomes his musical and the wind breath become his breath। वो ये भी कहते हैं कि यह हवा के प्रति कवि की अपनी पैसिविटी का सिंबल है, वह उसका म्यूजिशियन बन जाता है और हवा की सांस उसकी सांस बन जाती है। हवा की सांस उसकी सांस बन जाती है, तेरी सांस मेरी सांस आए। अगला 54 नंबर का देखो क्या है, आर ड्राइवर लाइक घोस्ट फ्रॉम द इंचेंटर फीलिंग। कितना अच्छा बोला गया है, बहुत प्यारी सी लाइन भी है। ये पीवी सैली ने ओ टू द बेस्ट विंड से में लिखी है, आर ड्राइवर लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एंचेंटर फीलिंग। ठीक है, यहाँ सूखी पत्तियां, डेड लीव्स को घोस्ट बोला गया है, यानी कि घोस्ट की तरह उड़ाई जा रही हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कविता की आरंभिक पंक्तियों में, शुरुआत की पंक्तियों में, लाइनों में सैली बेस्ट विंड को संबोधित करते हुए कहते हैं, और वो क्या कहते हैं कि शरद ऋतु की सूखी और मरी हुई पत्तियां पश्चिमी पवन द्वारा ऐसे उड़ाई जा रही हैं जैसे कोई जादूगर, जैसे इंचेंटर भूतों को भगा रहा हो। समझ में आया, आर ड्राइवर लाइक घोस्ट फ्रॉम एन इंचेंटर फ्लीइंग। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घोस्ट यहाँ पर सूखी और निर्जीव पत्तियों के लिए, इंचेंटर पश्चिमी पवन बेस्ट विंड। ठीक है, यहाँ पर कमी ने जो पोइट है हमारे पीवी सैली, वो सिमली का उपयोग करते हैं। सूखी पत्तियां जीवन के अंत और विनाश का प्रतीक हैं, जबकि पवन परिवर्तन और नई शुरुआत का प्रतीक मानी गई है। ओ टू दी बेस्ट विंड में जो घोस्ट की तरह जो चीज उड़ाई जा रही है, वह शरद ऋतु की सूखी पत्तियां यानी कि डेड लीव्स हैं। तो ये विशेष ध्यान बनाए रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। आर ड्राइवर लाइक घोस्ट सिमली का यूज है। वे कहते हैं कि शरद ऋतु की सूखी पत्तियां, और जो सूख जाती हैं पत्तियां जब पश्चिमी पवन चलती है, तो उसमें वो सूखी पत्तियां उड़ती हुई चली जाती हैं, ऐसे उड़ती हुई चली जाती हैं जैसे कोई जादूगर नहीं होता, इंचेंटर नहीं होता, इंचेंटर का मतलब जादूगर, जैसे ही वो जादूगर आता है, इंचेंटर आता है, भूत भाग रहे हैं ऐसे करके। तो आगे आपको समझ में आ ही गया होगा किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, डेड लीव्स। क्वेश्चन ये पूछा गया, पहले क्वेश्चन में मैं बता दूं, लाइन एक्सप्लेन कर रहा था, हु आर व्हाट इज ड्राइवन लाइक घोस्ट इन सैली ओ टू द बेस्ट विंड। बोला गया है कौन जो है बेस्ट विंड में भाग रहा है, तो डेड लीव्स की बात। ड्राइवन घोस्ट कौन है, घोस्ट कौन है, ड्राइवन घोस्ट मतलब
घोस्ट की बात, डेड लीफ की बात हो रही है, सूखी हुई पत्तियों की बात हो रही है। सिंपल सिंपल सी बात यह है कि शैली के ओ टू द वेस्ट विंड में किसे या किस चीज को भूतों की तरह भगाया जा रहा है, तो डेड लीव्स को भूतों की तरह भगाया जा रहा है। बस इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लो, क्या बोला गया है। बोला गया है शैली के ओ टू द वेस्ट विंड में सूखी पत्तियां भूतों को भगाती हैं। पहले हिस्से में कविता का बोलने वाला वेस्ट विंड को बुलाता है, पेड़ों से उड़ाई गई पत्तियों की तुलना बीमार पेड़ से करता है। वह कविता के पहले हिस्से में मौत और बीमारी की इन तस्वीरों पर टिकता है। कविता 5 हिस्सों में बटी हुई है, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 5 कैंटोस। अच्छा नहीं, ठीक। आगे देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है। अब इस लाइन को भी जरा समझ लीजिएगा। क्या बोला गया, मैन ऑफ इंग्लैंड therefore plow for the Lord who lay या low, therefore babes with toil and care, the rich robes your tyrant bear, the above lines are taken from। ठीक है, इन पंक्तियों में शैली इंग्लैंड के मजदूरों की बात कर रहे हैं, यहां तक पूरी हैं। किसकी बात कर रहे हैं, शैली इंग्लैंड के मजदूरों और किसानों से प्रश्न करते हैं। बेयर फोर प्लो, ये लिखा है बेयर फोर प्लो, तुम क्यों खेत जोतते हो उन स्वामियों लॉर्ड्स के लिए जो तुम्हें दबाते हैं, जो तुम पर अत्याचार करते हैं। जब तुमने जमींदारी प्रथा प्रथा देखी होगी तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा ये पैराग्राफ। बोले तुम उन भूस्वामियों लॉर्ड्स के लिए क्यों खेत जोतते हो जो तुमको ही दबाते हैं, तुम पर ही अत्याचार करते हैं। आर लॉर्ड्स हु ले या लो, ये समझ में आया। अगला, बेयर फॉर बेब्स विथ टॉयल एंड केयर, फिर वो दे रिच रोब्स योर टायरेंट बियर, तुम क्यों मेहनत और चिंता के साथ बुनाई करते हो। बेब का मतलब होता है बुनना, विद टॉयल का मतलब परिश्रम के साथ, एंड केयर का मतलब चिंता के साथ, सावधानी से। तुम क्यों मेहनत और चिंता के साथ बुनाई करते हो ताकि तुम्हारे अत्याचारी, अत्याचारी से मतलब टायरेंट से बात कर रहे हैं, अत्याचारी टायरेंट्स अमीर वस्त्र पहन सकें। अर्थात शैली यहाँ श्रमिक वर्ग को जागरूक कर रहे हैं। वे उन मजदूरों से, श्रमिकों से पूछते हैं कि मजदूर क्यों अपनी मेहनत से शासकों को अमीर बनाते हैं जबकि स्वयं शोषण सहते रहते हैं, और तुम्हारी मेहनत से ही ये लोग बड़े बड़े लोग बन गए हैं, लेकिन तुम वही मेहनती इंसान बनकर, मजदूर बनकर के रह गए हो। ये कविता सामाजिक अन्याय और शोषण के विरुद्ध विद्रोह का संदेश देती है और मजदूरों को अपने अधिकारों के लिए जगाने का आह्वान करती है। 55, तो अब जरा इसको चाहो तो आप समझ भी सकते हो, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में वही बात लिखी गई है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है हमारा, 56 नंबर का। बोला गया है अडोनिस बीबेल्स द डेथ ऑफ, जो अडोनिस बीबेल मींस क्या होता है, दुख जताना, यानी कि अडोनाइस किसकी मौत पर दुख जताता है, तो जो अडोनाइस होता है वो किसकी मौत पर दुख जताता है, जॉन कीट की मौत पर। बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। बोला गया अडोनाइस पीवी शैली के द्वारा लिखी गई एक पास्टोरल एलेजी है जिसमें 495 लाइनें हैं, 1821 में लिखी गई। जॉन कीट की मृत्यु पे दुखी होकर के पीवी शैली ने इस पास्टोरल एलेजी को लिखा है और इसे स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखा गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बोला गया है द ओड टू द वेस्ट विंड हैज, जो ओड टू द वेस्ट विंड है इसमें कितने स्टेंजा हैं, तो 5 स्टेंजा की ये पोइम है ओड टू द वेस्ट विंड, 5 स्टेंजा। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। देखो ओड टू द वेस्ट विंड ये लिखी गई पीवी शैली के द्वारा 1819 में, कहाँ, फ्लोरेंस इटली में, ठीक है। और ओड टू द वेस्ट विंड किस में लिखी गई, ये टर्जारिमा में लिखी गई। इसके बाद 58 नंबर का देख लो, इसमें क्या कहा गया है, इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन अक्वर, विंटर इज कम एंड गॉन बट ग्रिप रिटर्न्स विद द रिवॉल्विंग ईयर। देखो इसमें बोला गया है विंटर इज कम एंड गॉन का मतलब होता है सर्दी आती है और चली जाती है, बट ग्रिप्स रिटर्न विद द रिवॉल्विंग ईयर, लेकिन दुख हर साल फिर लौट आता है। यहाँ शैली कीट्स की मृत्यु पर शोक को व्यक्त कर रहे हैं। ऋतुएं बदलती रहती हैं, मौसम बदलता रहता है, सर्दी आती है चली जाती है, परंतु हृदय मन का दुख बार बार लौट आता है। जब कीट की याद आती है तब मेरा मन भर आता है। ये पंक्तियां अडोनिस कविता से ली गई हैं जो
सैली ने जॉन किट की यादों में लिखी है अडोनिस को। तो हम कौन से, ये जो लाइनें हैं वो पीबी सैली की अडोनिस से ली गई हैं, ठीक है। ध्यान बनाए रखना, विंटर इज कम एंड गॉन बट ग्रिप रिटर्न विद द रिवॉल्विंग एयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। इसको बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे, कई बार बता चुके हैं। अगला 59 नंबर पे देख लो, द फर्स्ट इमेज दैट सैली विजुअलाइज इन द ओड टू द वेस्ट विंड। अगर मैं बात करूं फर्स्ट इमेज की, पहली इमेज की ओड टू द वेस्ट विंड में, वो देखते हैं ओड टू द वेस्ट विंड में सैली जो पहली इमेज देखते हैं वो पहली इमेज कौन सी है, तो एक जादूगर की, एक इंचेंटर की, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे जरा हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। बोला गया है आउट ऑफ 5 द फर्स्ट इमेज, टोटल 5 इमेज हैं, 5 में से सैली ने ओड टू द वेस्ट विंड में पहली इमेज भागते हुए एक जादूगर के बारे में है। किसके बारे में? एंचेंटिंग फ्लेइंग, यानी कि भागते हुए एक जादूगर के बारे में है। अगला, दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्राइवन लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एंचेंटर फ्लेइंग। अगला, सेकेंड पार्ट इज अबाउट, अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो वो किसके बारे में है? दूसरा हिस्सा मेनार्ड के बारे में है, और तीसरा हिस्सा नीले मेडिटेरियन के बारे में, और चौथा हिस्सा तुम्हारे भटकने के साथी के बारे में, और आखिरी हिस्सा उग्र आत्मा के बारे में है, यानी कि स्प्रिस फायर्स के बारे में है। दूसरा द कॉमरेड ऑफ द वॉन्डरिंग है, ठीक है, ये फोर्थ है। दी ब्लू इसका थर्ड, ब्लू मेडिटेरियन थर्ड है। तो आपको इन सभी के बारे में अच्छे से पता लग गया। 60 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। बोला गया है व्हाट जज सैली आस्क्ड द बेसमेंट टू डू बाय द इनकेंटेशन ऑफ हिज वर्स। सैली अपनी कविता में, इनकेंटेशन का मतलब होता है मंत्र, मंत्रों से बेस्ट विंड से क्या करने के लिए कहते हैं, तो वो कहते हैं बी अ ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी की तुरही बनाना, ट्रम्पेट बनाने को कहते हैं। तो देखो ऐसे करके यहाँ पर कि सैली आस्क्स द बेस्ट विंड टू बी द ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये पूरी लाइनें हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। अकॉर्डिंग टू सैली द बेस्ट विंड इज ब्रीथ ऑफ, सैली के अनुसार बेस्ट विंड किसकी सांस है, तो ये पतझड़ की सांस है, ऑटम की सांस है, ब्रेथ ऑफ ऑटम। इसका आंसर देख लेते हैं, यही बात आंसर में बोली गई है। अकॉर्डिंग टू सैली द बेस्ट विंड इज द ब्रेथ ऑफ ऑटम हु इज द सिस्टर ऑफ स्प्रिंग, जो कि बसंत की बहन है। 62 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। बोला गया ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड दीज फेमस वर्ड ऑफ सैली हैज बीन टेकन फ्रॉम। तो ये फेमस वर्ड कहां से लिए गए? ओ टू द बेस्ट विंड से लिए गए हैं। इसका हिंदी मीनिंग भी एक बार समझ लो यहीं पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए। यदि सर्दी आती है तो क्या बसंत दूर हो सकता है? यहाँ विंटर, अब यहाँ पे दो स्प्रिंग, दो का जिक्र किया गया है, एक विंटर का जिक्र किया गया है, दूसरा स्प्रिंग सीजन का जिक्र किया गया है। अब जरा आप ये देख करके देखो कि जो विंटर का मतलब जाड़ा होता है, तो जाड़ा किस चीज का प्रतीक होता है? दुख, निराशा या कठिन समय का सिंबल माना जाता है। जबकि जो स्प्रिंग बसंत होती है, ठीक है, वो आशा, उम्मीद, नए जीवन, पुनर्जन्म, इन सब का सिंबल मानी जाती है। तो शैली कहना ये चाहते हैं इस लाइन में, जीवन में चाहे कितना भी कठिन समय आए, कितनी भी विंटर आए, कितनी भी मुश्किलें आए, उसके बाद आशा और सुख का समय यानी कि स्प्रिंग अवश्य आता है। मतलब इन पंक्तियों में एक ऑप्टिमिज्म दिखाया गया, आशावादी विचार दिखाए गए हैं कि हर अंधकार के बाद प्रकाश और हर दुख के बाद सुख अवश्य आता है, ठीक है। ओ टू द बेस्ट विंड, ये तो आपको बता ही दिया। अगला 63 नंबर पे क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। 63 नंबर का क्वेश्चन क्या है? हु रोट आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ आवर सैडेस्ट थॉट। मतलब ये है कि हमारे सबसे मधुर गीत वही होते हैं जो गहरे दुख की भावना को व्यक्त करते हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है, इन पंक्तियों में पीबी शैली ये दिखाना चाहते हैं मानव जीवन अधूरापन, दुख और लालसा से भरा है, जबकि स्काईलार्क पक्षी आनंद, शुद्ध
और दुख रहित है, कभी मानव जीवन की पीड़ा की तुलना प्रकृति के निष्कलंक आनंद से भर देती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हु रोट, किसने लिखा, तो पीबी शैली ने लिखा। और पीबी शैली ने इसको किसमें लिखा है, ओड टू अ स्काई लार्क में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 64 नंबर पे देखो कौन सा है। विच ऑफ द शैलीज पोइम हैज अ स्टोरी फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी। शैली की किस कविता में ग्रीक मैथोलॉजी की कहानी है, तो प्रोमेथियस अनबाउंड, ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रोमेथियस अनबाउंड जो है वो 1819 में आई है, 4 एक्ट का लिरिकल ड्रामा है। ठीक है, इसके बाद क्या कहा गया है, इसमें बोला गया है कंसर्न विद द टॉर्मेंट्स ऑफ द ग्रीक मैथोलॉजिकल फिगर प्रोमेथियस, who defies the god and gives fire to humanity, for which he is subjected to eternal punishment and suffering at the hands of Jew। यह एक ग्रीक पौराणिक किरदार प्रोमेथियस की तकलीफ से जुड़ा है। प्रोमेथियस अनबाउंड लिरिकल ड्रामा जो है, जो देवताओं की बात, और जो प्रोमेथियस है वो देवताओं की बात नहीं मानता है, इंसानों को आगे बढ़ने, उनको शिक्षित करने, ज्ञान की आग देने देता है, जिसके कारण उसे जीव्स के हाथों हमेशा सजा और तकलीफ झेलनी पड़ती है। 65 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन बाय पीबी शैली। नीचे दी गई कविताओं में से कौन सी शैली की नहीं है, तो 4 ऑप्शन हैं इसमें। पीबी शैली ने कौन सी नहीं लिखी है, ओड टू अ नाइटिंगेल नहीं लिखी। ओड टू नाइटिंगेल किसके द्वारा, फिर जॉन कीट के द्वारा लिखी गई है, ध्यान बनाए रखना, किसने लिखी, जॉन कीट ने। ओड टू नाइटिंगेल कब लिखी गई, 1819 में, किसके द्वारा, जॉन कीट के द्वारा। द पोएम इज डोमिनेटेड बाय द थॉट ऑफ डेथ, underpinned by the meditation on immortality and on the finite journey of joy। ओड टू नाइटिंगेल कीट की एक कविता है। कविता में मौत के विचार ज्यादा है, जो अमरता और खुशी की सीमित प्रकृति पर ध्यान आधारित है। 66 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है हमारा, बोला गया है कि होम डज सैली एड्रेस द वाइल्ड स्पिरिट। सैली किसे वाइल्ड स्पिरिट कहते हैं, तो किसको कहते हैं, द वेस्ट विंड को वाइल्ड स्पिरिट कहते हैं। जरा इसको समझ लीजिए। बोला गया है इन हिज पोएम ओ टू द वेस्ट विंड सैली पर्सोनिफाई द वेस्ट विंड एंड रेफर टू इट एज द वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर। यानी कि अपनी कविता ओ टू दी बेस्ट विंड जो कि 1820 में आई है, सैली बेस्ट विंड को इंसान बनाते हैं और इसे वाइल्ड स्पिरिट कहते हैं, यानी कि पर्सोनिफाइज करते हैं, और फिर पर्सोनिफाइड करने के बाद में इसको वाइल्ड स्पिरिट बोल देते हैं, जो हर जगह घूमती रहती है। 67 नंबर का क्वेश्चन, इन दी पोइम ओ टू दी बेस्ट विंड व्हाट डज द वर्ड डिर्ज मीन्स। यहाँ पर एक शब्द पूछा गया डिर्ज, इसका मतलब क्या है, ओ टू दी बेस्ट विंड में डर्ज का मतलब क्या है, तो डर्ज का मतलब होता है मरे हुए इंसान के लिए जो गाना गाया जाता है, सो गीत, इलेजी को ही डर्ज कहते हैं। तो आ सॉन्ग संग फॉर अ डेड पर्सन, ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा, डर्ज ही हमारा इलेजी होता है। डर्ज मीन्स अ सॉन्ग संग बाय द डेड पर्सन इन द पोएम, इट इज रेफर्ड टू एज द संग ऑफ अ डाइंग ईयर। डर्ज का मतलब मरे हुए इंसान के लिए गाया जाने वाला गाना होता है। इस कविता में इसे खत्म होते साल का गाना गाया गया है। और डर्ज क्या है, दाऊ डर्ज, डर्ज शोक गीत के लिए कहते हैं, ऑफ डाइंग एयर टू विच इज क्लोजिंग नाइट विल बी द डोम ऑफ द बास्ट स्पेक स्प्लैकर। 68 नंबर का क्वेश्चन देख लो क्या कहा गया है इसमें। बोला गया है होम डिड द बेस्ट विंड अवेकन। ये जो बेस्ट विंड है इसने किसे जगाया, तो किसको जगाया, जो ब्लू मेडिटेरियन है उसको जगाया है, मेडिटेरेनियन। ठीक है, आंसर देख लो इसका, एक्सप्लेनेशन में क्या बोला गया है, द बेस्ट विंड अवेकन द ब्लू मेडिटेरेनियन, दाउ हु डिडस्ट वेकन फ्रॉम द समर ड्रीम्स द ब्लू मेडिटेरियन, ऐसे करके पूरी लाइन है, तो ब्लू मेडिटेरियन। ठीक है, ये अगला, सैली प्रेज द बेस्ट विंड टू लिफ्ट हिम।
यहाँ पर पीबी शैली बेस्ट विंड से प्रार्थना करते हैं कि वह उसे उठा ले, किसकी तरह? एक लहर, एक पत्ता, एक बादल की तरह। एज अ बेब, अ लीफ, अ क्लाउड। डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसकी पूरी लाइनें ये हैं, ठीक है। सैली प्रेज टू द बेस्ट विंड, ओ लिफ्ट मी एज अ बेब, अ लीफ, अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। अगला 70 नंबर का क्वेश्चन फिर से वही आ गया है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अगर सर्दी आती है तो क्या बसंत बहुत पीछे रह सकता है? मोटे तौर पर इस लाइन का क्या मतलब है? तो मोटे तौर पर इसका मतलब यही है, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग बिहाइंड एवरी क्लाउड यू सी। हर बादल के पीछे एक उम्मीद की किरण होती है, मतलब हर दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है, ठीक है। सी ऑप्शन। अगला 71 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। बोला गया इन हिज बॉयहुड डेज सैली वुड ट्राई टू। अपने बचपन के दिनों में सैली कोशिश करता था, क्या कोशिश करता था? पश्चिमी हवा की तेज रफ्तार से आगे निकल जाने की। यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आउट स्ट्रिप द स्काई स्पीड ऑफ द वेस्ट विंड। जरा इसके एक्सप्लेनेशन पर हम लोग चलते हैं, थोड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन है। और क्या कहा है कि इन हिज बॉयहुड डेज सैली वुड ट्राई टू आउटस्पीड द स्काई स्पीड ऑफ द वेस्ट विंड इफ इवन आई वर एज इन माय चाइल्डहुड एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ द वॉन्डरिंग ओवर द हेवन as then when the outstrip the sky speed scars seemed a vision I would never have striven। ये इसकी पूरी लाइनें थी। मतलब ये है, अपने बचपन के दिनों में पीबी शैली पश्चिमी हवा की तेज रफ्तार से आगे निकल जाना चाहता था, तो उस वहीं से ये उठाया है। अगला, who called Sally a beautiful and ineffectual angel beating in the void his luminous wings in vain। सैली को किसने एक सुंदर और बेसर फरिश्ता कहा जो खालीपन में अपने चमकदार पंख बेकार में फड़फड़ा रहा है? तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। किसने? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अर्थात इस लाइन में मैथ्यू अर्नोल्ड ने शैली की काव्य काव्य प्रतिभा, आदर्शवाद और सौंदर्य बोध की प्रशंसा की, लेकिन उनका मानना था कि इस शैली के विचार बहुत आदर्शवादी थे और व्यवहारिक जीवन पर उनका प्रभाव बहुत कम था। इसलिए उन्होंने उन्हें ब्यूटीफुल, सुंदर तो कहा, पर इनइफेक्चुअल, अप्रभावी भी कहा। एक कथन शैली की महान कल्पना शक्ति और सौंदर्य प्रियता को दर्शाती है, लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि कुछ आलोचक उन्हें अत्यधिक आदर्शवादी और व्यवहारिक प्रभाव से दूर मानते थे, ठीक है। चल, 73 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? अडोनिस बाय शैली इज एन एलेजी ऑन जॉन कीट। कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम जल्दी जल्दी थोड़ा रिवीजन करा देते। एडोनिस क्या है? एक पास्टोरल एलेजी है। किसकी मृत्यु पर लिखी गई? जॉन कीट की मृत्यु से दुखी होकर के लिखी गई। ऑथर ऑफ इंडामियन, हिपेरियन, ठीक है। जॉन कीट ने इंडामियन भी लिखी और हिपेरियन भी लिखी, तो उसके लेखक है। इट वाज रिटन इन 1821। द पोएम विच इज, इसमें टोटल कितनी 495 लाइन है, 55 स्पेंसेरियन स्टेंजा है। बाज कंपोज इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन 1821 में इसको लिखा गया। इमीडिएटली आफ्टर 11 अप्रैल व्हेन सैली हियर द किड्स डेथ। देखो, अडोनिस, इंडामियन, हैपेरियन वगैरह, ये और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोइम है जो कि सब जॉन कीट की हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अडोनिस जो है वो जॉन कीट की मृत्यु पर लिखा गया एक पास्टोरल इलेजी है, और ये 1821 में लिखी गई थी। ये कविता 55 स्पेंसेरियन स्टेंजा है, 495 लाइनें हैं। 11 अप्रैल के ठीक बाद 1821 में स्प्रिंग में लिखी गई एक कविता है, जब शैली ने कीट की मौत के बारे में सुना था, तभी इस पोइम की रचना की। अगला 74 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। हु कंपोज द फेमस लाइन इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो ये लाइन पीबी शैली लिखते हैं, ठीक है। कौन लिखते हैं? पीबी शैली। ओ टू द वेस्ट विंड में। कहा? ओ टू द वेस्ट विंड से इन लाइनों को लिया गया है, और 1819 में इसको लिखा गया। कहाँ? फ्लोरेंस, इटली के पास। The poem ends with the optimistic note, which is that if winter days are here, then spring is not very far.
आगे 75 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है इसमें। हु रोट द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम किसने लिखी? तो पीबी सैली ने रिवोल्ट ऑफ इस्लाम लिखी है। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम जो है वो 1818 में लिखी गई ये पोइम है। इसमें टोटल 12 कांटोज हैं, पीबी सैली के द्वारा लिखा गया। इट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड अंडर द टाइटल, और जब ओरिजिनली इसका पब्लिकेशन कराया गया था तब इसका टाइटल था लियोन एंड सितना। ये बहुत पूछा जाता है कि लियोन और सितना किसका, तो द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम का टाइटल है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कंपोज द फेमस लाइन ऑफ अ स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, अर्थात हमारे सबसे मधुर गीत वही होते हैं जो गहरे दुख की भावना व्यक्त करते हैं। क्या कहा हमने? हमारे मधुर प्यारे अच्छे सुंदर गीत वही होते हैं जो गहरे दुख की भावना को प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। यानी कि कभी कभी गीतों के माध्यम से भी हम अपने गहरे दुख को व्यक्त कर सकते हैं, भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बोला हु कंपोज दी फेमस लाइन, इस फेमस लाइन को पीबी सैली ने लिखा। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। टू आ स्काईलार्क से इन लाइनों को लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 77 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, बोला गया है कि हु ऑफ द फॉलोइंग वर्क, हु ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट ऑथर्ड बाय सैली, इनमें से कौन सा वर्क जो है वो पीबी सैली के द्वारा नहीं लिखा गया? तो देखो क्वीन मैप 13 में आया, पीबी सैली के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद में अलास्टर, पीबी सैली के द्वारा स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड इसका अनदर टाइटल है, लिखा गया है। डिसेंसी भी लिखा गया है, फाइव एक्ट ट्रेजेडी है, लेकिन हिपेरियन नहीं लिखा गया। हिपेरियन किसके द्वारा? ठीक है, एक अमेरिकन राइटर हैं उनके द्वारा हिपेरियन, एक हिपेरियन जॉन किट के द्वारा भी लिखा गया है शायद। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कौन सा? बी, सैली के द्वारा नहीं लिखा है, बाकी सब सैली के द्वारा। एक जो हिपेरियन है वो जॉन कीट के द्वारा लिखा गया था 1819 में। ठीक है, अब यहां से देखो थोड़ा समझाई देते हैं। हिपेरियन किसके द्वारा लिखा गया? तो हिपेरियन लिखा गया है बाय जॉन कीट। तब लिखा गया 1819 में। ठीक है, इट इज द फर्स्ट बुक ऑफ हिपेरियन कैंटोज इल्स, और इसके बाद बाकी सभी बची हुई पीवी सैली के द्वारा। ठीक है, क्वीन मैप 1813 में आई है, अलास्टर 1516 में, और सेंसी 1819 में, ये सब पीवी सैली की। 78 नंबर का क्वेश्चन है, सैलीज पोइम अडोनिस इज, जो सैली की पोइम अडोनिस है, अडोनाइस है, वो क्या है? एक तो पास्टोरल एलेजी है, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 1821 में इसको लिखा गया इस पास्टोरल एलेजी को। ठीक है, और ये किसके मृत्यु पर? जॉन किट की मृत्यु के ऊपर इस पास्टोरल एलेजी को लिखा गया था। 79 नंबर की बात करें तो सैड अबाउट सैली ही वाज अलोन दी परफेक्ट सिंगिंग गॉड, यानी कि किसने कहा था? स्वेनबर्न नाम के एक व्यक्ति थे, स्वेनबर्न। ठीक है, उन्होंने सैली के बारे में कहा था भाई अकेले ही परफेक्ट सिंगिंग गॉड है। ठीक है, ही वाज अलोन दी परफेक्ट सिंगिंग गॉड। तो स्वेनबर्न ने ये कमेंट किया है, तो फिल इन दी ब्लैंक्स पे क्या भर दो? स्वेनबर्न भर दो। स्वेनबर्न सेड अबाउट सैली, स्वेनबर्न ने सैली के बारे में कहा, और क्या कहा? कि ही वाज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड, वह अकेले ही परफेक्ट सिंगिंग गॉड है। अगला, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म हु रोट, किसने लिखा? तो नेसेसिटी ऑफ एथिज्म जो है वो पीबी सैली के द्वारा लिखा गया, जिसके कारण पीबी सैली और हॉक को जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया था। ठीक है, इसी बार ये 1811 में आया था। ठीक है, ये देखो जरा यहाँ पर हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ये धार्मिक मामलों में लिखी गई एक वर्क होता है। सैली और हॉक दोनों ही शक करने वाले थे। इस धार्मिक शक की वजह से उन्होंने बिना नाम बताए द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म 1811 नाम का एक पंपलेट पब्लिश किया, जिससे सैली ने चर्चा के लिए सभी तरह के लोगों को भेजा। इस एडवेंचर का नतीजा ये हुआ कि सैली और हॉग दोनों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया। 81 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अडोनिस बाय पीबी सैली इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ, ये जो अडोनिस है वो किसकी मौत पर एक शोक गीत है? तो किसकी मौत पर एक शोक गीत है ये अडोनिस?
जॉन कीट, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या कहा गया है? बोला गया है अडोनिस इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट 1821, ऑथर ऑफ एंडाइमियन एंड हेपेरियन। ये क्या है? अडोनिस एक पास्टरल एलिजी है, पीबी शैली द्वारा लिखा गया है और इसमें जॉन कीट की मृत्यु से दुखी होकर के 1821 में अडोनिस की रचना की। दी पोइम, ये पोइम जो है वो स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखी गई। टोटल 55 स्पेंसेरियन स्टेंजा है, 495 लाइनें हैं। ठीक है, इट वाज पब्लिश्ड बाय चार्ल्स ओलिवर, और ये अडोनिस जो पोइम है वो चार्ल्स ओलियर के द्वारा पब्लिश की गई। तो ध्यान बनाए रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे जुलाई 1821 में चार्ल्स ओलियर ने पब्लिश किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 82 नंबर का। बोला गया है द पोइट्स आर द एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। ये जो लाइन है वो डिफेंस ऑफ पोइट्री से ली गई है पीवी शैली के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोइट्स आर एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कभी संसार के ऐसे विधि निर्माता, कानून बनाने वाले लेजिस्लेचर हैं जिन्हें औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। यहाँ लेजिस्लेचर का अर्थ राजनीतिक कानून बनाने वालों से नहीं है। शैली का आशय, शैली का जो उम्मीद है, अर्थ है, आशय है, वो कभी अपने विचारों, कल्पना और संवेदनशीलता के माध्यम से समाज की सोच, नैतिकता और मूल्यों को दिशा देते हैं। वे मानवता को प्रेम, न्याय, स्वतंत्रता और सौंदर्य का मार्ग दिखाते हैं। भले ही उन्हें कोई आधिकारिक पद या सत्ता ना मिले, फिर भी वे समाज के विचारों और आदर्शों को गहराई से प्रभावित करते हैं। तो ये था पोइट्स आर द लेजिस्लेचर। तो कौन? पीबी शैली के द्वारा। ये जो डिफेंस ऑफ पोइट्री है वो 1821 में लिखा गया, और इनके मरणोपरांत जो है पास्थुमसली 1840 में इस एसे को जो है पब्लिश कराया गया था। और इस एसे को किसके रिस्पॉन्स में लिखा गया था? तो इनके एक फ्रेंड थे जिनका नाम था थॉमस लव पीकॉक। यानी कि अगर तुमसे पूछे डिफेंस ऑफ पोइट्री को किसके रिस्पॉन्स में लिखा है, तो थॉमस लव पीकॉक की एक पोइट्री थी। थॉमस लव पीकॉक की एक पोइट्री थी जिसका नाम था द फोर एजेज ऑफ पोइट्री। क्या नाम था? द फोर एजेज ऑफ पोइट्री। ठीक है, जो कि 1820 में ही आई थी और 21 में इन्होंने लिख दी। तो उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने इसको लिखा था। 83 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। बोला गया है कि सैली रोड a pamphlet at Oxford, The Necessity of Atheism, by whom was he inspired? शैली ने ऑक्सफोर्ड में एक पम्पलेट लिखा, द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। वह किससे इंस्पायर हुए थे? तो ये ह्यूम, यानी कि सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा ह्यूम। ठीक है, जरा इसको समझ लेते हैं हम लोग। क्या बोला गया है इसमें? बोला गया है वाइल अ स्टूडेंट, जब ये एज अ स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शैली पढ़ते थे, तो रीड अ स्क्रैप ऑफ ह्यूम्स philosophy and immediately published in a pamphlet called The Necessity of Atheism। मतलब क्या हुआ कि ऑक्सफोर्ड में स्टूडेंट रहते हुए शैली ने ह्यूम की फिलॉसफी का एक टुकड़ा पढ़ा, एक छोटा सा पीस पढ़ा था, और तुरंत द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म नाम का एक पम्पलेट पब्लिश किया। अगला 84 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। बोला गया है वेयर वेयर डिड शैली सेटल एंड रोट हिज बेस्ट पोइट्री। तो शैली जो है कहाँ सेटल हो गए और वहां पर इन्होंने अपनी बेस्ट पोइट्री को लिखा? तो पीसा। शैली कहाँ बस गए और अपनी सबसे अच्छी पोइट्री कहाँ लिखी? तो पीसा में। एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा। शैली वेंट टू इटली इन 1818। आफ्टर बॉन्डिंग हियर एंड देयर ही फाइनली सेटल्ड इन पीसा एंड रोट हिज बेस्ट पोइट्री। 1818 में इटली गए, इधर उधर घूमने के बाद वह आखिर में पीसा में बस गए और वही सबसे अच्छी पोइट्री को लिखा। 85 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। मैरी शैलीज फादर वाज विलियम गॉडविन अ फेमस। मैरी शैली के पिता विलियम गॉडविन थे, जो एक मशहूर क्या थे? फिलोसफर थे। डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या थे? एक मशहूर फिलोसफर, लीडर ऑफ यंग एंथुसियास्टिक एंड प्रीचर ऑफ एनार्की। तो ये जरा हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, बोला गया आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ शैली मैरिड द डॉटर ऑफ विलियम गॉडविन। अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद पीवी शैली ने विलियम गॉडविन की बेटी से शादी की। और विलियम गॉडविन कौन थे? एक फिलोसफर, युवा उत्साही लोगों के लीडर,
और अराजकता के प्रचारक थे, यानी कि टीचर ऑफ इनका अनार्की। 86 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। व्हाट अकॉर्डिंग टू पीबी शैली इज इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। इंटेलेक्चुअल ब्यूटी क्या है आपको बताना है, पीबी शैली के अनुसार बताना है, अपने अनुसार नहीं, ठीक है। तो भावनाओं को दूर धकेलने वाली वजह, रीजन पुशिंग अवे इमोशंस, इसी को इंटेलेक्चुअल ब्यूटी कहते हैं, बी ऑप्शन। रीजन पुशिंग अवे इमोशंस, रीजन का मतलब होता है वजह, कारण, भावनाओं को दूर ढकेलने वाली वजह, ये इंटेलेक्चुअल ब्यूटी कहलाती है पीबी शैली के अनुसार। अगला 87 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। बोला गया है हु कॉल्ड शैली अ ब्यूटीफुल एंड इनइफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड ऑफ ल्यूमिनस विंग्स इन वैन। शैली को किसने एक सुंदर और बेअसर फरिश्ता कहा जो बेकार में अपने चमकदार पंखों को फड़फड़ा रहा था। मतलब क्या है, ये तो हमने लिटरल मीनिंग बता दिया, लेकिन इसका शाब्दिक मीनिंग जरा समझ लीजिए क्या है। इस कमेंट को करने वाले मैथ्यू अर्नोल्ड थे, ध्यान बनाए रखना। और मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये कमेंट, ये टिप्पणी जो है पीबी शैली के लिए की थी। उन्होंने कहा एक सुंदर यानी कि लेकिन अप्रभावी निष्फल देवदूत, एंजल। एंजल कौन है यहाँ पर, पीबी शैली, जो शून्य में भी अपने चमकीले पंख व्यर्थ ही फड़फड़ा रहा है। अर्थात मैथ्यू अर्नोल्ड ने पीबी शैली की काव्य प्रतिभा, आदर्शवाद और सौंदर्य बोध की प्रशंसा की। लेकिन दूसरी तरफ उनका मानना था कि शैली के विचार बहुत आदर्शवादी थे, व्यवहारिक जीवन पर उनका प्रभाव कम था। वो ये मानने से इनकार नहीं किए मैथ्यू अर्नोल्ड कि पीबी शैली के जो विचार है वो आदर्शवादी नहीं है, वो मानते थे बहुत ही आदर्शवादी हैं, लेकिन जो हमारा प्रैक्टिकल लाइफ है, जो व्यवहारिक जीवन है, उस पर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। इसीलिए उन्होंने ब्यूटीफुल तो कहा, पर साथ ही साथ दूसरी लाइन में इनइफेक्चुअल, अप्रभावी भी बोला। ये कथन शैली की महान कल्पना शक्ति, सौंदर्य प्रियता को दर्शाता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताता है कि कुछ आलोचक उन्हें अत्यधिक आदर्शवादी और व्यवहारिक प्रभाव से दूर मानते थे। तो ये किसने, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मैथ्यू अर्नोल्ड। अगला क्वेश्चन हमारा 88 नंबर पे क्या है। बोला गया है विच स्टेंजा फॉर्म डिड शैली यूज इन द फेमस लाइन ओ टू द वेस्ट विंड। तो ये तर्जा रिमा में लिखी गई है, ओ टू द वेस्ट विंड टर्सेट फॉर्म में। आगे इसको जरा एक्सप्लेनेशन में हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं कि क्या बोला गया है इसमें। हम जरा इसके एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, क्या बोला गया है। बोला गया है शैली यूज टर्जा रिमा इन हिज फेमस पोइम ओ टू द वेस्ट विंड। ओ टू द वेस्ट विंड में शैली ने टर्जा रिमा का प्रयोग किया, जो कि 1819 में लिखा गया और पब्लिश हुई है 1820 में। किसके द्वारा पब्लिश कराई गई थी, चार्ल्स एंड जेम्स ओलियर के द्वारा। जबकि टर्जा रिमा क्या है, एक इटालियन फॉर्म ऑफ आइम्बिक वर्स है, कंसिस्टिंग ऑफ 11 लेवल लाइन अरेंज इन टर्सेट, ठीक है। द मिडिल लाइन ऑफ ईच टर्सेट राइम विद द फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन ऑफ द फॉलोइंग टर्सेट। और ये सही बात है, इंटरलॉक रहती हैं इसमें लाइनें टर्जा रिमा में, वही बात बताई गई है। 89 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। बोला गया है शैलीज अलास्टर इज आल्सो कॉल्ड। जो शैली की अलास्टर है वो आल्सो कॉल्ड कहलाती है। क्या कहलाती है, अलास्टर को हम और क्या कह सकते हैं, देखो स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जरा इसको समझ लो एक्सप्लेनेशन को। बोला गया है अलास्टर को हम क्या कहते हैं, एक अनादर टाइटल है इसका, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ये पब्लिश हुई है 1816 में। द पोइम वाज विदाउट अ टाइटल व्हेन शैली पास्ड इट अलोंग टू हिज कंटेम्परेरी एंड फ्रेंड थॉमस लव पीकॉक। और हम पहले भी बता चुके हैं इसके बारे में, जब शैली ने इसे अपने कंटेम्परेरी और दोस्त थॉमस लव पीकॉक को दिया तो कविता बिना किसी टाइटल के थी, ठीक है। उस समय इसका कोई टाइटल नहीं था, टाइटल बाद में रखा गया था, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, अलास्टर, ये सब बाद में रखे गए। कविता में लगभग 740 लाइनें हैं, ये भी ध्यान बनाए रखना, ठीक है। कितनी, 740 लाइनें। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन है कि हुज डेथ इज मोर्न्ड बाय शैली इन अडोनिस। शैली ने, पीबी शैली ने अडोनिस पोइम में, जो कि एक पास्टरल एलेजी है, में किसकी मौत पर शोक मनाया है, तो जॉन कीट की मौत पर शोक मनाया है।
देखो यहाँ से आप इसे पढ़ भी सकते हो। क्या लिखा गया है? अडोनिस एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट इज अ पास्टरल इलेजी रिटेन इन 1821। एक पास्टरल इलेजी है, 1821 में इसको लिखा गया है। अगला है हमारा 91 पे। 91 पे क्या है? इनको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। देखो 92 नंबर का हमारा क्वेश्चन कौन सा है? बोला गया हु हैज कंपोज द फॉलोइंग लाइन टू मी डेड कप हैज बीन डील्ड इन अनदर मेजर। मतलब ये है, पहले तो ये समझो कि ये पीबी शैली के द्वारा एक पास्टरल एलिजी लिखी गई थी जिसका नाम था अडोनिस। उसमें ये लाइनें पूछी गई हैं, टू मी डेड कप हैज बीन डील्ड इन अनदर मेजर। अब डेड कप जो शब्द यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ जीवन के अनुभवों या भाग्य का प्रतीक है। कभी कहता है कि उसे जीवन का प्याला कप ऑफ लाइफ अलग प्रकार का मिला है, उसे जो जीवन का प्याला मिला है वो अलग तरीके का मिला है, अर्थात उसे जो साधारण लोग होते हैं उन साधारण लोगों की तुलना में अधिक दुख और कष्ट सहने पड़ते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन लाइनों में पीवी शैली की गहरी संवेदना व्यक्तिगत पीड़ा को व्यक्त करती है, विशेषकर जब वो जॉन कीट की मृत्यु हो जाती है उसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो वो ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं। तो ये पूछा गया है कि इन लाइनों को लिखा किसने है? तो पीवी शैली ने लिखा है। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 93 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है? In which poem of Shelley do the following line occurs? Alas, I have nor hope. ये देखो, alas, I have nor hope, nor health, nor peace within, nor come around. बोला गया है कि कभी कहते हैं कि उसके पास ना आशा है, ना स्वास्थ्य है, ना भीतर शांति है, ना बाहर कोई सुकून है। यहाँ शैली अपने गहरे मानसिक दुख और निराशा को व्यक्त करते हैं। प्रकृति की सुंदरता के बीच भी उनका मन एकदम अशांत है, पीड़ित है और दुखी है। ठीक है, ये जो लाइनें हैं वो स्टेंजास रिटन इन डिजेक्शन या नेपेल कविता से ली गई हैं, जिसमें शैली ने अपनी व्यक्तिगत उदासी और आंतरिक संघर्ष को व्यक्त किया है। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, बी ऑप्शन हो जाएगा स्टेंजास रिटन इन डिजेक्शन या नेपल्स। 94 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है? बोला गया है हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन शैलीज लैरिकल ड्रामा द प्रोमेथियस अनबाउंड। ये जो शैली का लैरिकल ड्रामा है प्रोमेथियस अनबाउंड, इसमें टोटल कितने एक्ट का है? तो ये 4 एक्ट का है। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। शैली का जो प्रोमेथियस अनबाउंड है वो कितने एक्ट का? 4 एक्ट का एक लैरिकल ड्रामा है जो कि पब्लिश हुआ है 1820 में। इट इज कंसर्न विद द टॉर्मेंट्स ऑफ द ग्रीक मैथोलॉजिकल फिगर ऑफ प्रोमेथियस हु डिफाइज द गॉड्स एंड गिव्स फायर टू ह्यूमैनिटी। वो ये भी कहते हैं कि ये एक ग्रीक पौराणिक चरित्र होता है, कैरेक्टर होता है प्रोमेथियस की पीड़ाओं से संबंधित है, जो देवताओं की अवहेलना करता है और मानवता को सेवा करता है, उसको आग देता है। 95 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है? बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय शैली इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। शैली की इनमें से कौन सी कविता ब्लैंक वर्स में लिखी गई? तो वो कौन सी है? डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा दी सेंसी। कौन सी? सेंसी। बाकी समझ लो, हेलास जो है वो लैरिकल ड्रामा है, ध्यान बनाए रखना। बिच ऑफ एटलस जो है, बिच ऑफ एटलस वो ओटावा रिमा में शायद लिखा गया है। ठीक है, चलो इसके एक्सप्लेनेशन में दिया होगा, ये सब दे रखा है। तो आपको तो क्वेश्चन के लिए बस इतना याद बनाए रखना, सेंसी जो है वो ब्लैक वर्स में लिखी गई, बट इट इज अ ड्रामा, लेकिन है ये ड्रामा। ठीक है, और जबकि हम इसकी बात करें दी बिच ऑफ एटलिस, ये ओटावा रिमा स्टेंजा ब्लैंक वर्स है, और मेजर पोइटिक वर्क ऑफ शैली, ये शैली का मेजर मेजर पोइटिक वर्क भी है, तो ध्यान बनाए रखना। 96 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है? बोला गया है विच ऑफ दीज वाज रिटन बाय शैली। इनमें से कौन सा शैली के द्वारा लिखा गया है? तो 4 ऑप्शन है। द 4 एजेज ऑफ पोइट्री थॉमस लव पिकॉक का है। ठीक है, ये शैली का नहीं है। तो कौन सा? डिफेंस ऑफ पोइट्री है। ये एक प्रोज वर्क है शैली का। कैसा है? प्रोज वर्क है शैली का, डिफेंस ऑफ। और जबकि ये एक और लिखा है डिफेंस ऑफ पोएजी, ये फिलिप सिडनी का है। तो डिफेंस ऑफ पोइट्री और पोएजी दोनों में फर्क है। डिफेंस ऑफ पोइट्री किसका है? पीबी शैली का। और डिफेंस ऑफ पोएजी किसका है? फिलिप सिडनी का। अगला 97 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा? प्रोमेथियस अनबाउंड इज अ। प्रोमेथियस अनबाउंड क्या है? वो एक आपका लैरिकल ड्रामा है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रोमेथियस अनबाउंड 1820 में लिखा गया लैरिकल ड्रामा है। बेस्ट वर्क है शैली का रिवोल्यूशनरी इंथुआज्म, यानी कि ये शैली के क्रांतिकारी जोश का सबसे अच्छा वर्क है। 98 नंबर का क्वेश्चन है हमारा,
बोला गया है सैलीज अडोनिस इज अ थ्रोनोडी। थ्रोनोडी का मतलब होता है एलिजी ही होता है, ठीक है। शोक गीत के लिए कहते हैं बिवेलिंग द डेथ ऑफ। शैली ने अडोनिस किसकी मौत पर दुख जताने वाला एक शोक गीत है, थ्रोनोडी है। तो जॉन कीट की मृत्यु पर लिखे जाने वाला एक शोक गीत है। यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप पढ़ सकते हो। क्या लिखा है, अडोनिस जो है जॉन कीट की मृत्यु पर दुख जताने वाला एक शानदार शोक गीत है। अगला 99 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। बोला है कि इन विच पोएम ऑफ सैली डू द फॉलोइंग लाइन अक्वर्स, ओ लिफ्ट मी एज अ बेब a leaf a cloud, I have fallen upon the thorns of life, I bleed। बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये। जो लाइनें हैं वो पीबी शैली की एक प्रसिद्ध कविता है ओड टू द वेस्ट विंड, वहां से इन लाइनों को लिया गया है, ठीक है। पहली बात, ओ लिफ्ट मी एज अ बेब a leaf a cloud, I have fallen upon the thorns of life, I bleed। अर्थात इन पंक्तियों में कवि अपनी आंतरिक पीड़ा, निराशा और जीवन के संघर्ष को व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं वो लिफ्ट मी एज अ बेब a leaf a cloud, अर्थात यहाँ पर जो पीबी शैली है ना, वो वेस्ट विंड से, पश्चिमी हवा से प्रार्थना करते हैं कि वह उसे भी उसी तरह ऊपर उठा ले जैसे वह, जो हवा होती है एक लहर को उठाती है, एक पत्ती को उड़ा ले जाती है, बादल को ऊपर उठाती है। अर्थात कभी भी चाहता है कि प्रकृति उसे अपनी दुखद स्थिति से ऊपर उठा ले और नई शक्ति प्रदान करे। फिर एक लाइन और लास्ट में दी है, आई हैव फॉलन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड। यहाँ पे थॉर्न्स ऑफ लाइफ जीवन की कठिनाइयों, दुखों और संघर्षों का सिंबल बताया गया है। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि वह जीवन के कांटों पर गिर पड़ा है और घायल हो गया है, अर्थात वह मानसिक और भावनात्मक रूप से अत्यंत पीड़ित है। इन पंक्तियों में पीबी शैली अपनी व्यक्तिगत दुख, व्यक्तिगत वेदना, जीवन की कठोर वास्तविकताओं से उत्पन्न पीड़ा, मुक्ति की उम्मीद, इन सब का वर्णन करते हैं। वे प्रकृति से यानी कि वेस्ट विंड है उससे शक्ति और पुनर्जीवन की याचना करते हैं। तो ये जो लाइनें हैं वो कहां से ली गई, ओ टू द वेस्ट विंड से ली गई हैं। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ओ टू द वेस्ट विंड किसके द्वारा लिखा गया है, पीबी शैली के द्वारा लिखा गया है। अगला 100 नंबर का क्वेश्चन है, द टाइटल ऑफ शैली इज इनकम्प्लीट ड्रीम एलिग्री इज। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको समझो अच्छे से। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, इनकम्प्लीट, तो इनकम्प्लीट वर्क तो इनका एक ही है, ट्रम्प ऑफ लाइफ। ये क्या है, एक ड्रीम एलिग्री है, ये भी सही बात है। तो इनकम्प्लीट ड्रीम एलिग्री कौन सी है, द ट्रम्प ऑफ लाइफ है। तुरंत जाके आंसर कर दो। तो ये एक इनकी अनफिनिश्ड पोइम है पीबी शैली की, एंड वाज हिज ड्रीम पोइम इन टर्जर एमा विद इकोज ऑफ इटालियन पोइट। अगला शैलीज अडोनिस इज, शैली की अडोनिस है, ये क्या है, तो ये एक पास्टोरल एलिजी है, पास्टोरल एलिजी। ए ऑफ सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अब जरा इसमें समझ लो, एडोनिस की ये पास्टोरल एलेजी है, किसकी मृत्यु से दुखी होकर के लिखी गई ये एलेजी, जॉन कीट की है पास्टोरल एलेजी। पीबी शैली ने लिखा है, 1821 में लिखी गई। टोटल लाइनें 495 हैं और 55 स्पेंसेरियन स्टेंजा में इस पोइम को लिखा गया, इस पास्टोरल एलेजी को। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गॉडविन। इनमें से कौन से कवि गॉडविन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो पीबी शैली जो है वो गॉडविन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को जरा देखिए क्या लिखा गया है, शैली हैविंग फॉर्म्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप विद गॉडविन, अ लीडर ऑफ यंग enthusiast and a preacher of anarchy, presently showed his belief in Godwin's theories and eloping with his sister Mary। बोला गया है कि शैली की गॉडविन के साथ गहरी दोस्ती हो जाती है, जो यानी कि जो गॉडविन थे युवा उत्साही लोगों के नेता थे और अराजकता के प्रचारक कह सकते हो, अराजकता के प्रचारक थे। उन्होंने जल्द ही उनकी बेटी मैरी के साथ भागकर गॉडविन के सिद्धांतों में अपना विश्वास दिला। मतलब ये है कि और जल्दी ही ये क्या होते हैं, गॉडविन की जो बहन होती है मैरी, उसके साथ ये भाग जाते हैं, कौन, पीबी शैली। और पीबी शैली को गॉडविन की जो थ्योरीज होती हैं उनमें बड़ा विश्वास होता है। अगला, हु रोड द पोइम द ट्रम्प ऑफ लाइफ। ट्रम्प ऑफ लाइफ को किसने लिखा, तो पीबी शैली ने लिखा है। ट्रम्प ऑफ लाइफ कविता किसने, पीबी शैली ने। अब जरा इसको समझ लो, इसके एक्सप्लेनेशन को क्या बोला गया है।
बोला गया द ट्रम्प ऑफ लाइफ कब लिखी गई, तो ये लिखी गई है 1822 में लिखी गई है। ठीक है, अपनी मृत्यु से पहले पीवी शैली ने आखिरी सबसे बड़ा वर्क था ये, जो कि एक इनकम्प्लीट रह गया, अधूरा रह गया। ठीक है, ये ट्रम्प ऑफ लाइफ इनका इनकम्प्लीट वर्क है, अनफिनिश्ड वर्क है। इसमें टोटल कितनी लाइनें हैं, 548 लाइनें टर्जा रेमा में लिखा गया है। ठीक है, तो ट्रम्प ऑफ लाइफ भी किसमें है, टर्जा रेमा में लिखी गई है। द थीम ऑफ द पोएम इज एन एक्सप्लोरेशन ऑफ द नेचर ऑफ बीइंग एंड बेनालिटी। मतलब क्या हुआ कि कविता का विषय अस्तित्व और भ्रष्टाचार की प्रकृति की खोज है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है, हु रोड द फॉलोइंग लाइन्स, और वो लाइनें हमारी कौन सी हैं, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो फ्रेश स्प्रिंग है, फ्रेश स्प्रिंग का मतलब है दोस्तों ताजा और हरी भरी बसंत ऋतु, समर का मतलब है यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु, और विंटर होर का मतलब है शीत ऋतु की श्वेत यानी कि पाले से बर्फ से ढकी हुई अवस्था, और फेंट हार्ट का मतलब होता है दोस्त मुरझाया हुआ दिल या उदास मन, ये कह सकते हो। तो जो कवि है ना, वो कहना चाहता है इन लाइनों में बसंत, ग्रीष्म, शीत, इन तीनों ऋतुओं की बात कर रहा है, यानी कि सभी ऋतुएं प्रकृति की सुंदरता को दर्शाती हैं, परंतु इनका परिवर्तन उनके उसके कमजोर और उदास हृदय को खुशी नहीं बल्कि दुख से भर देता है। लेकिन जब ये ऋतुएं परिवर्तित होती हैं तो इनका परिवर्तन ही कवि के कमजोर और उदास मन को खुशी नहीं देती बल्कि दुख से और ज्यादा भर देती है। अर्थात प्रकृति बाहर से सुंदर और बहुत अच्छी नजर आती है, लेकिन कवि का मन भीतर से पीड़ा और निराशा से भरा हुआ है। यहाँ शैली अपनी आंतरिक उदासी और मानसिक व्यथा को व्यक्त करते हैं। अर्थात कंक्लूजन तौर पर हम बता सकते हैं इन लाइनों में शैली ये दिखाते हैं कि प्रकृति की सुंदरता भी उनके दुखी मन को प्रसन्न नहीं कर पाती बल्कि उनके दुख को और गहरा कर देती है। तो ये लाइनें जो है अलाइनमेंट से ली गई हैं और पीबी शैली के द्वारा इनको लिखा गया है। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जरा हम देख लेते हैं इसको डिटेल में पढ़ करके क्या लिखा है। दीज लाइन्स, ये लाइनें रिटन बाय पीबी शैली किसके द्वारा, पर्सी बिसी शैली के द्वारा लिखी गई। इन हिज पोएम अ लेमेंट by Shelley is another great lyric which consists of 10 lines only. The poem gives expression to a feeling a deep melancholy. ये लाइनें पर्सी बिसी शैली ने लिखी हैं। उनकी कविता अ लेमेंट शैली की एक और बेहतरीन कविता है जिसमें सिर्फ 10 लाइनें हैं। यह कविता गहरी उदासी की भावना को दिखाती है। अगला नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 105 नंबर पे देख लो, इनमें से कौन सा नाटक शैली का है, आपको बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज बाय शैली, तो इसमें नाटक बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो कौन सा नाटक है, बी दी सेंसी। ये हमारा क्या है, एक नाटक है। ठीक है, तो चलो अब हम जरा इसको डिटेल कर लेते हैं। दी सेंसी जो है वो क्या है, एक ट्रेजेडी है। 5 एक्ट में इसको लिखा गया है, बस ड्रामा है। ठीक है, पीबी शैली के द्वारा इसे लिखा गया और ये समर 1819 यानी कि रिटेन इन दी समर, ये 1819 में लिखा गया है और इंस्पायर्ड बाय अ रियल इटालियन फैमिली, और यह एक असली इटालियन परिवार से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 16 नंबर का क्वेश्चन देखो ध्यान से। बोला गया है द एलेजी अडोनिस हैज बीन रिटेन टू द मॉर्न ऑफ द डेथ ऑफ एडोनिस। एलेजी किसकी मौत पर शोक मनाने के लिए लिखी गई थी, तो जॉन कीट की। अर्थात ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉन कीट। अगला क्वेश्चन कौन सा है जरा देखो। अच्छा इसको पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक्सप्लेनेशन में दिया है इलेजी, और ये कैसी इलेजी है, पास्टोरल इलेजी है। किसकी मृत्यु पर लिखी गई, जॉन कीट की मृत्यु पर लिखी गई। ठीक है, और जॉन कीट ने एक और वर्क लिखा था इंडायमियन, आल्सो स्पेल्ड। ठीक है, अडोनिस क्या है, एक पास्टोरल इलेजी है, पीबी शैली के द्वारा इसको लिखा गया है। जॉन कीट की मृत्यु से दुखी होकर के 1821 में लिखा। ठीक है, इसके बाद में इसमें टोटल लाइनें 495 हैं, 55 स्पेंसेरियन स्टेंजा हैं। कंपोज यानी कि लिखी गई है कब, स्प्रिंग 1821 में। बेन सैली हियर्ड ऑफ कीट्स डेथ, जब उन्हें कीट की मौत के बारे में पता चला तब उन्होंने 1821 में 1821 में 1821 में के बसंत में इस कविता को
7वें नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जरा देखो। हु रोट द लॉन्ग पोएम द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। अगर हम रिवोल्ट ऑफ इस्लाम की बात करते हैं तो ये लंबी कविता किसने लिखी है, तो पीबी शैली के द्वारा इस लंबी कविता को द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम को लिखा गया। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही। थोड़ा सा हम रिवोल्ट ऑफ इस्लाम के बारे में बता भी देते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या है। जो रिवोल्ट ऑफ इस्लाम है वो 1818 में आया है, ठीक है। 12 कांटोज हैं इसमें, पीबी शैली के द्वारा इसको लिखा गया। और जब ओरिजिनली इसको पब्लिश कराया गया था तो इसका टाइटल था लियोन एंड सिथना। इसमें ये जो लियोन एंड सिथना नाम के दो कैरेक्टर हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती रहती है। अर्थात ये कविता लियोन और सिथना नाम के दो किरदारों पर सेंटर्ड है, जो ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान पर बने एक काल्पनिक राज्य आर्गोलिस के तानाशाह शासक के खिलाफ क्रांति शुरू करते हैं। कौन, लियोनार्ड सिथना। अगला हमारा क्या है, 8वें नंबर का क्वेश्चन है। हु रोट द पोएम इंडोमियन। इंडोमियन कविता किसने लिखी है, तो इंडोमियन को जॉन कीट ने लिखा है। किसने लिखा, जॉन कीट ने। हमने पिछले भी क्वेश्चन में आपको जॉन कीट के बारे में बताया था, द ऑथर ऑफ इंडोमियन। देखो यहाँ पर है, इंडोमियन के ऑथर कौन है, जॉन कीट है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, हु रोट द पोएम इंडोमियन। इंडोमियन को किसने लिखा है, तो किसने, जॉन कीट ने। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लो क्या कहा गया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडोमियन किसके द्वारा लिखी गई, जॉन कीट के द्वारा, और पब्लिश हुई 1818 में। ये कौन सी लाइन से शुरू होती है ये कविता, तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, इससे शुरू होती है। इंडोमियन इज रिटन इन राइमिंग कपलेट, और इंडोमियन को राइमिंग कपलेट में लिखा गया है। आइम्बिक पेंटामीटर का यूज हुआ है, अर्थात हीरोइक कपलेट। इट इज बेस्ड ऑन, और ये आधारित है, ग्रीक मिथ ऑफ इंडामियन, द सेफर्ड बिलीव्ड, सॉरी सेफर्ड बिलव्ड बाय द मून गॉडेस। अब यहाँ पे क्या, सलेन एक मून गॉडेस थी, चांद की देवी सलेन, उसका प्रिय था। चलो, इंडामियन जॉन कीट की 1818 में पब्लिश हुई एक कविता है। यह कौन सी लाइन से शुरू होती है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर से शुरू होती है। इंडामियन में आइम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है, ठीक है। यह इंडामियन नाम के चरवाहा की ग्रीक कहानी पर आधारित है, जो किससे, मून गॉडेस होती हैं सलेन का प्रिय था। मून गॉडेस यानी कि चांद की देवी सलेन का प्रिय था। 109 नंबर पे देखो, 109 नंबर पे क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज रिटन इन टर्जा रिमा। कौन सी पोएम टर्जा रिमा में लिखी गई है, तो ओ टू द बेस्ट विंड को टर्जा रिमा में लिखा गया है। ओ टू द बेस्ट विंड 1820 में आई है, एज मास्टरपीस पोएम ऑफ पीबी शैली। इट इज रिटन इन टर्जा रिमा, और एक किसमें लिखी गई, टर्जा रिमा में लिखी गई। अगला क्वेश्चन है, एशिया इज अ कैरेक्टर इन, और इंपॉर्टेंट है। देखो हमने क्या बताया, एशिया, एक एशिया नाम का कैरेक्टर किसमें पाया जाता है, तो जो प्रोमेथियस अनबाउंड है उसमें एशिया नाम का कैरेक्टर पाया जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सैली इज प्रोमेथियस अनबाउंड। जरा हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी। प्रोमेथियस अनबाउंड में कितने एक्ट हैं, 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा है, पीबी शैली के द्वारा लिखा गया है, 1820 में पब्लिश हुआ। एशिया नाम का कैरेक्टर जो है पात्र इसी प्ले में, इसी नाटक में है। 111 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज पीवी शैलीज मास्टरपीस। इनमें से किसे पीवी शैली का मास्टरपीस माना जाता है, तो किसको, ओ टू द बेस्ट विंड को पीवी शैली का मास्टरपीस माना जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ओ टू द बेस्ट विंड जो है वो पीवी शैली का क्या माना जाता है, एक मास्टरपीस माना जाता है। 112 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट कंपोज्ड बाय पीवी शैली। यानी कि इनमें से कौन सा पीवी शैली के द्वारा नहीं लिखा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो कौन सा नहीं लिखा गया है आपके सामने देखो। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम पीवी शैली का ही है, प्रोमेथियस अनबाउंड लिरिकल ड्रामा ए भी पीवी शैली का है, सेंस ए भी पीवी शैली का है। लामिया नहीं है, लामिया जॉन किट के द्वारा लिखा गया है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। लामिया किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन किट के द्वारा लिखा गया है, और ये पीबी शैली के द्वारा नहीं लिखा गया, इसीलिए डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म वाज रिटन बाय। जो नेसेसिटी ऑफ एथीज्म है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो पीबी शैली के द्वारा। ये लिखा गया था 1811 में हॉग के साथ में, और इनको यूनिवर्सिटी से भी एक्सपेल कर दिया गया था। इसी वर्क के कारण इनको यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया था। चलो हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, तभी आपको अच्छा रिवीजन हो जाएगा।
जो नेसेसिटी ऑफ एथिज्म है वो एक एसे ऑन एथिज्म, नास्तिकता पर एक निबंध है, जो कि इंग्लिश पोइट एक पीबी शैली के द्वारा लिखा गया, कब? 1811 में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 114 नंबर पे। 114 नंबर पे बोला गया है कि द करेक्ट टाइटल ऑफ शैलीज पोएम इज, शैली की पोएम का करेक्ट टाइटल क्या है? तो टू अ स्काईलार्क है, और अगर एक ही जगह पर टू दी स्काईलार्क कर दिया जाए तो ये विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, टू आ स्काईलार्क किसके द्वारा? पीबी शैली के द्वारा। टू दी स्काईलार्क विलियम बर्ड्सवर्थ। यहां पर इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, जरा समझ लीजिए। टू आ स्काईलार्क जो है वो करेक्ट टाइटल है पीबी शैली का, और ये 1820 में इसको लिखा गया, लेकिन पब्लिश हुई थी पास्थुमस, सॉरी, पब्लिश हुई विद द प्रोमेथियस अनबाउंड। अब प्रोमेथियस अनबाउंड कब आई? ये भी 1820 में आई। तो ये दोनों ही, टू आ स्काईलार्क और प्रोमेथियस अनबाउंड, दोनों ही 1820 में पब्लिश कराएगी। अब अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? बोला गया है लैरिकल जीनियस। क्या बोला गया? लैरिकल genius of can be experienced in poem like "O to the West Wind, to a Skylark" or "Alaster"। देखो इसमें दो चीजें बता दी गई हैं कि लैरिकल जीनियस को "ओ टू द वेस्ट विंड", "टू अ स्काईलार्क", "अलास्टर" जैसी कविताओं में अनुभव किया जा सकता है। तो किसकी, लैरिकल जीनियस को किसकी कविताओं में अनुभव किया जा सकता है? शैली की कविताओं में, क्योंकि ये सभी कविताएं "ओ टू द वेस्ट विंड", स्काईलार्क, अलास्टर, ये सभी कविताएं पीबी शैली की हैं। तो लैरिकल जीनियस किसका? पीबी शैली का। तो बोला गया पीबी शैली का जो इंग्लिश रोमांटिक कवि कवि हैं, ध्यान बनाए रखना, ये कैसे हैं? इंग्लिश रोमांटिक कवि हैं। अब जरा, जब ये इंग्लिश रोमांटिक कवि हैं तो इनके बारे में थोड़ा जान भी लो। सैली जीनियस मेनली रेस्ट अपॉन अ लिरिकल पोइट स्वैनबर्न ट्रूली रिगार्ड हिम अ परफेक्ट सिंगिंग गॉड। देखो यहाँ पे कहा गया है कि शैली की जीनियस मुख्य रूप से एक लिरिक कवि के रूप में टिकी हुई है। स्वैनबर्न ने उन्हें सच में द परफेक्ट सिंगिंग गॉड मानते थे। कौन? स्वैनबर्न। अगला 116 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 116 नंबर पे बोला गया है हु सेड, किसने कहा, पोइट्स आर द मिरर ऑफ द गिग्नेटिक शैडोज व्हिच फ्यूचरिटी कास्ट अपॉन द प्रेजेंट। किसने कहा कवि उन विशाल परछाइयों के आईने हैं जो भविष्य वर्तमान पर डालता है? तो ये कहने वाले कौन थे? पीवी शैली थे। तो इनका पीवी शैली का ये स्टेटमेंट जरूर ध्यान बनाए रखना, पोइट्स आर द मिरर ऑफ द गिग्नेटिक शैडोज व्हिच फ्यूचरिटी कास्ट अपॉन द प्रेजेंट। पीवी शैली। 117 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, और ये दो तीन बार बता चुके हैं। मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज, व्हाट इफ माय लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन। ये जो लाइनें हैं वो कहां से ली गई हैं? ओ टू द बेस्ट विंड से इन लाइनों को लिया गया है। ठीक है, अब जरा ओ टू द बेस्ट विंड के बारे में थोड़ा सा समझ लो। मैंने क्या बताया है, ये जो ओ टू द बेस्ट विंड है ये पीबी शैली द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और इसके बाद में ये एक ओड है, और 1819 में ये लिखी गई, और 1820 में इसको पब्लिश कराया गया। तो और कहाँ? नियर फ्लोरेंस, इटली। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोमेथियस अनबाउंड की। ये क्या है? एक लिरिकल ड्रामा है, इज बेस्ड वर्क ऑफ पीबी शैली। ये किसका? पीबी शैली का एक बहुत अच्छा वर्क है, लिरिकल ड्रामा, जो कि 1820 में आया है, पब्लिश हुआ है। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और यहाँ इसी के साथ जो है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पीवी शैली की थे, ठीक है, यूथ कंपटीशन में, वो हमने सभी आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग शैली सपोर्ट्स बाई गेमिंग। बोला गया है कि इनमें से कौन सा, इनमें से किसमें शैली ने दो शादियों का सपोर्ट किया है? बाईगेमी का मतलब होता है दो शादियां। ठीक है, बाईगेमी, दो शादियों का सपोर्ट कौन से वर्क में किया है? अब आपने तो पढ़े होंगे, तो एक वर्क का नाम बताओ कौन सा है? प्रोमेथियस अनबाउंड। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रोमेथियस अनबाउंड में शैली ने दो शादियों का सपोर्ट किया है। ये क्या है? एक लिरिकल ड्रामा है, 1819 में लिखा गया है, और इसमें टोटल 4 एक्ट हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही दोस्त। जय हिंद, जय भारत।